इसका मतलब यहाँ से 23 में पूछा गया सवाल है भाई, 23 में, बहुत कोई पुराना सवाल नहीं है। तो यहाँ पर क्या याद रखना है आपको? याद रखना है अब वो समय गया कि तुमने एनसीईआरटी खोली, पूरा उसको डेप्थ में रीड कर लिया, फिर क्वेश्चंस बनाए, फिर गलतियों को समझा। अब उल्टा करेंगे तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि अभी इस साल के पेपर के अंदर आपको जो सवाल दिखाई दे बेटा, वो कैसा दिखाई देगा? पेपर सॉल्व करते समय पहली बात ध्यान रखें, कोई भी कीवर्ड ऊपर है उसको पकड़ लो, ग्रैब कर लो। हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। हेलो एवरीवन, आज हम आए हैं यार कुछ क्वेश्चंस लेकर के, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो बहुत बहुत जरूरी हैं इस समय पर सॉल्व करना। तो अगर तुमने अभी तक कोई पीवाईक्यूज बहुत एफिशिएंसी के साथ नहीं लगाए हैं तो ये सेशन बिल्कुल आपके लिए है। हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। अब देखो, पहली बात ये है कि नीट के पेपर में हमने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए बेटा, तो इसका मतलब सिंपली ये नहीं होता कि हमारा वही सेम क्वेश्चन उठ करके आ जाएगा। ऐसा आज तक की हिस्ट्री में नहीं हुआ कि बिना ऑप्शन चेंज करे, आपका बिना पूरा क्वेश्चन की कोई स्टेटमेंट चेंज करे, सारा क्वेश्चन आपके पास रिपीट हो जाए। तो ये नहीं होता है। तो इसका मतलब हम लोग अब पीवाईक्यूज कर क्यों रहे हैं? फिर हमारा कोई सेंस ही नहीं है करने का जब वो चीज रिपीट ही नहीं कर रही है। पर देखो, पूरा का पूरा क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, यस आई एग्री, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है बेटा वो एग्जैक्टली रिपीट कर जाया करता है। तो यहाँ जब भी आप किसी पीवाईक्यूज को करें या कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस को हम करेंगे तो हमारा मेन एम, हमारा ध्यान होना चाहिए उस कॉन्सेप्ट की तरफ, ना कि हमें उस क्वेश्चन का रट्टा मार के उसको याद कर लेना है। तो हम क्वेश्चंस को याद नहीं करेंगे आज, हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज गो थ्रू करेंगे, उन चीजों को देखेंगे जो आपको रिविजिट करनी ही करनी है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते हो। एनटीए का, नीट का एक ना पैटर्न होता है। अगर तुम कुछ पीवाईक्यूज लगा चुके होते हो किसी चैप्टर के तो तुम्हें ये समझ में आ जाता है कि यार ये जो पैराग्राफ है ना, यहाँ से क्वेश्चंस जो है ज्यादा ही बन रहे हैं आजकल, तो कुछ ज्यादा ही पैटर्न इसी पैराग्राफ से या टॉपिक से निकाला जा रहा है, तो उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो वो सारा एनालिसिस करने के लिए आज हम आए हैं यहाँ पर कुछ टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस लेकर के, जो रिपीटेडली आपके पास में हर साल दिख जाते हैं किसी न किसी फॉर्म में, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड में बनाए या मैच द फॉलोइंग में दिखाएं, पर वो कॉन्सेप्ट हर बार पेपर में आता है। एंड इट इज गारंटीड कि इन्हीं कुछ चंद टॉपिक में से, मैं क्वेश्चन नहीं बोल रही रिपीट होगा, क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, पर आपके पास यही सेम टॉपिक्स जो हैं आपको जरूर दिखेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में अब की बार जो पेपर होगा। तो स्टार्ट करते हैं यार। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, या एक इंस्ट्रक्शन मान लो, इसको एक इंस्ट्रक्शन मान लो। अब मेरी एक लिमिटेशन है बेटा, मैं थोड़े ही क्वेश्चंस करा सकती हूँ, 50 हम कर रहे हैं, फिर भी आप बोलोगे तो और क्वेश्चंस हो जाएंगे। बट आप अब जब भी टाइम, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है बेटा तेरे पास में, अब है ना, ज्यादा टाइम नहीं है, तो जब भी आप कोई पीवाईक्यू अब लगाएंगे, आपने उस पीवाईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो पकड़ना है बेटा। सिंपली अब आप उस कॉन्सेप्ट को पकड़ो और उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में आप बिठा लीजिए, उसको मैक्सिमम रिवाइज करो, उसको मैक्सिमम रिवाइज करो। अब वो समय गया कि तुमने एनसीईआरटी खोली, पूरा उसको डेप्थ में रीड कर लिया, फिर क्वेश्चंस बनाए, फिर गलतियों को समझा। अब उल्टा करेंगे। अब हम पहले क्वेश्चंस पर हैं, उससे कॉन्सेप्ट पर जाएंगे, फिर वही चीज हम रिवाइज करेंगे। अगर तुझे बिल्कुल भी ये काम करते समय याद नहीं आ रहा, कुछ भी तुम्हें कुछ नहीं याद आ रहा, दिमाग ब्लैंक हो गया, तो अब उस टॉपिक का जब आप रिवीजन कर रहे हो, साथ ही में एनसीईआरटी आप रीड कर लीजिए। फ्लो समझे? मतलब अब की बार हमारा जो अप्रोच रहने वाला है, हम क्वेश्चन से एनसीईआरटी की तरफ जाएंगे और उसको अपना पूरा ग्रिप के फॉर्म में रख लेंगे। तो चलो यार, ये जो फ्लो है, ये आप जब भी कोई पीवाईक्यू करो आपको ध्यान रखना है कि पीवाईक्यू के रट्टे नहीं मारेंगे हम। पहली बात, हम उसका कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे, उस कॉन्सेप्ट को मैक्सिमम टाइम रिवाइज करना ही करना है। ये पीवाईक्यू के लिए, पीवाईक्यू जब भी सॉल्व करे, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो अगर आप, ठीक है भाई। उसके अलावा में आप जब भी बैठ रहे हो अपने शॉर्ट नोट्स को, अपने जो भी आपने चीजें क्रिएट करी गई हैं जो आपको याद नहीं रहती थी, उन सबको तो रिवाइज करना ही करना है, ठीक है। तो ये नहीं कि पीवाईक्यू के सहारे बस वही कॉन्सेप्ट देख लिए हम चले गए, आपको ओवरऑल अप्रोच बेटा रखनी पड़ेगी। तो ये एक पार्ट है खाली, इतना भी अगर करोगे तो आपके मार्क्स बिल्कुल इंप्रूव होंगे। अगर आप अभी बेकार हालात में हैं तो आपके मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं इससे भी। तो एक आसान तरीका है, बट यस इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी यार, तुमको सीधा क्वेश्चन उठा के रट्टे नहीं मारने हैं तुमको। आओ यार स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को।
अब क्वेश्चंस को हम जरा देखें अगर, तो इनका हम बेसिक जो नेचर है, जो कॉन्सेप्ट है, वो समझने की कोशिश करेंगे। अब उसने पहले क्वेश्चन दिया है हमको कि आपके पास में जो एंजियोस्पर्म है बेटा, है ना, पेपर सॉल्व करते समय पहली बात ध्यान रखें, कोई भी कीवर्ड ऊपर है उसको पकड़ लो, ग्रैब कर लो, पेंसिल से, पेन से, जो भी चीज है ऊपर मार्क करते चलो उसको फटाफट से, जिससे कि आपकी आंखें, आपका दिमाग एक तरफ कंसंट्रेटेड रहे कि पूछा क्या है, ओनली नॉट क्या चीज वहां पर एग्जैक्टली पूछी गई है वो आपको पता चल जाए। तो यस यस यस, आपके पास में एंजियोस्पर्म के बारे में वो कहता है, वो एक यूनिट बताओ जो हैप्लॉइड है, जो डिप्लॉइड है और जो कि ट्रिप्लॉइड है। चमका दिमाग में कि तीन चीजें पूछी हैं, सीक्वेंस वाइज पूछी हुई हैं, उसने इन तीनों को पूछा है सीक्वेंशियली बताओ। अब मर्जी से मत बता देना कि भाई हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड को कहीं पे भी नाम लिख दिया तुमने इंटरचेंज करके, तमीज से, क्योंकि उसने आगे लिखा है कि ये सारी चीजें एक सीक्वेंस में बताओ। तो अब जरा फटाफट से ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। बहुत ज्यादा समझदार आप बच्चे हैं, आप बहुत बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अरे पहला ऑप्शन देखा, सिनर्जिड की प्लॉइडी आपको पता है एन, यही पूछा था। एंटीपोडल की प्लॉइडी क्या होती है, एन होती है, पूछा गया था डिप्लॉइड, इसका मतलब ए तो आंसर नहीं है। सिनर्जिड फिर से लिखा है जिसकी प्लॉइडी एन होती है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई की प्लॉइडी बेटा 3n होती है, फिर से बी आंसर नहीं हो सकता। एंटीपोडल की प्लॉइडी भी एन, सिनर्जिड की प्लॉइडी भी एन, फिर से आंसर नहीं, क्योंकि एक बार हैप्लॉइड पूछा, दूसरा नाम डिप्लॉइड पूछा है। तो इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा आंसर हमारा डी था। ये तो समय सेव करने वाली बात हुई, पर जब ओएमआर में गोला भरते हो ना, तो एक नजर इसको देख भी लिया करो कि करेक्ट मार्क कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, कहीं नजरों का धोखा तो नहीं हो गया कोई। तो भाई सिनर्जिड एन होता है, सही बात। जाइगोट अपने पास में डिप्लॉयड होता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लिया अपने पास 3n होता है। इसका मतलब यहां से 23 में पूछा गया सवाल है भाई, 23 में, बहुत कोई पुराना सवाल नहीं है। तो यहां पर क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि किसी भी एक फ्लावर के स्ट्रक्चर के अंदर में उन सभी स्ट्रक्चर की प्लॉइडी आखिरकार क्या है। हर एक सेल जो आप वो बोलते हो ना एक ओव्यूल बना करके, उनके अंदर किसकी प्लॉइडी क्या रहती है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक भाई, तो एक तो ये सवाल था, हमको इसका उत्तर मिल गया, हमको इसका उत्तर मिल गया अपना फिलहाल डी क्योंकि प्लॉइडी यहां पर मैच कर चुकी है। अगला सवाल देखते हैं। ये तो भाई एनटीए का ऐसा फेवरेट टॉपिक हो चुका है ना, पॉलिनेशन वाला जो पूरा पैराग्राफ, जो उसके साइड में दिए गए डायग्राम, वो अगर तुमने छोड़ दिए तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है भाई नीट के पेपर के लिए। क्यों? क्योंकि एक ही पेपर के अंदर इतनी बार रिपीट करके उस पैराग्राफ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेटा, जिसका कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकते हो तुम। तो यहां पर सवाल में कहता है कि आपके पास फूल जो है, फ्लावर जो है, लार्ज है, कलरफुल है, उसके अलावा फ्रैग्रेंट फ्लावर इसमें पाए जाते हैं, जिनके पास में नेक्टर, नेक्टर जिसको इंसेक्ट आके खाएगा, भोजन है जो उसके लिए, वो सब पाया जाता है। तो बेसिक बेसिक अगर हम अपना दिमाग लगाएं बेटा, यहाँ पर जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं, भाई विंड पॉलिनेशन के लिए तुझको कब से इस फ्रैग्रेंस और नेक्टर की जरूरत पड़ने लगी? अरे उसमें तो कलर ना भी हो कोई तो भी काम चलता है अपना। फिर कहता है इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट होंगे, मान सकते हैं, चलो मान लिया। फिर कहता है बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर, अरे लार्ज कलरफुल फ्लावर नहीं होते हैं वो, बुक के अंदर लिखा है वो छोटे साइज के फ्लावर होते हैं। ये कैसे प्लांट मिलेंगे आपको? ये वो प्लांट हैं जहां पर फ्लावर का साइज छोटा मिलेगा, कलरफुल भी मैंडेट नहीं है वहां पर। तो ये जो ऊपर वाली लिखी लाइंस हैं एनसीईआरटी में, ये किस चीज से आपकी मैच कर रही है बेटा? ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर जो है उसके लिए सारी बातें लिखी गई हैं। फिर लास्ट में लिखता है बैट पॉलिनेटेड फ्लावर, अरे जो बैट से पॉलिनेशन करते हैं वो कलरफुल नहीं होते, वो कलरफुल ना होने की जगह आपके पास सफेद रंग के होते हैं, व्हाइट कलर के फ्लावर होते हैं। तो ये जो यहाँ पर पूरा पार्ट था, यहां से इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या याद रखना है बेटा? हमें पॉलिनेशन वाला जो पूरा टॉपिक है, उस पॉलिनेशन के अंदर में जो उसके टाइप दिए गए हैं बेटा, उसके जो टाइप दिए गए हैं, या फिर हम ये बोलें किस तरह से हो सकता है, एजेंट जो है, उन एजेंट की कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट भी हमको पता होनी चाहिए। तो यस, हमारे पास में इनके एजेंट का नाम हमको पता हो, यानी कि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ये हमको बिल्कुल पता होना चाहिए। सही बात भाई, दो सवाल देखे, दोनों कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल मिस मत करके जाना। मैं फिर कह रही हूँ क्वेश्चन एज इट इज रिपीट नहीं होगा बेटा, नहीं होगा, पर लेकिन इस टॉपिक से चीजें पक्का रिपीट हो सकती हैं, आराम से रिपीट हो सकती हैं।
अगले सवाल पर चलते हैं। फिर से उसी टॉपिक का एक सेम सवाल, डायग्राम बनाया हुआ है इसका किताब के अंदर में। कहता है कि जो टैसल्स है आपके भुट्टे के अंदर, तो आपका जो भुट्टा होता है बेटा, अभी भुट्टा तो देखा है ना तुम सबने, ये देखा है तुम सबने, तो जो भुट्टा है अपने पास में उसके ऊपर कुछ टैसल्स लगे होते हैं। टैसल्स बोले तो ऊपर की तरफ सिल्क के धागे ऊपर की तरफ में निकले रहते हैं। वो कह रहा है कि जो सिल्क के धागे यहाँ पर निकले हुए हैं, जो सिल्क के धागे यहाँ ऊपर की तरफ हैं, उनका एग्जैक्टली फंक्शन क्या होता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें बेसिक सी बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पर ये जो टैसल्स हैं इस भुट्टे के अंदर, जो यहाँ पर ये आपको टैसल्स दिख रहे हैं, ये एग्जैक्टली है क्या बेटा। तो ये जो टैसल्स है ये एक्चुअल में आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा उसका स्टिग्मा। क्या दिख जाएगा भला? उसका स्टिग्मा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, रुको भाई स्टिग्मा इधर बनाते हैं, ये लो, ये जो टिप है, ये टिप जो है ये है आपका स्टिग्मा। तो स्टिग्मा का काम तो पोलन ग्रेन को ट्रैप करना होता है, तो इसका मतलब इसका काम इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना नहीं है, पोलन ग्रेन ट्रैप करना इसका काम है। पोलन ग्रेन को डिस्पर्स क्यों करेगा? ये पोलन ग्रेन बनाता नहीं है, ये बस उनको ट्रैप करता है जो भी हवा में उड़ करके आते हो। और सीड को, बीज को प्रोटेक्ट करना इसका बिल्कुल भी काम नहीं होता। तो इसका मतलब आंसर शुड बी बी। तो यहां से क्या समझे कि आपको पॉलिनेशन वाला जो टॉपिक है बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे मिस नहीं करके जाना, बिल्कुल भी। फिर हम आगे चलते हैं और तो हमें इसी टॉपिक के कुछ और क्वेश्चन दिखाई देते हैं। तो जो पॉलिनेशन की टाइप है बेटा, है ना, यहां से देखो क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पॉलिनेशन की टाइप से पूछा गया है। तो यहां पर सवाल वो कहता है, फिर से 2023 का मणिपुर में रिपीट हुआ था जो पेपर है, दोबारा की तरफ हुआ था, इसीलिए वो स्पेशली मणिपुर लिखा है वहां पर। यहां पर कहता है कि पोलन ग्रेन जब ट्रांसफर होते हैं एक एंथर से स्टिग्मा पर, परफेक्ट है, एक एंथर से स्टिग्मा पर लेकिन अब की बार ऑफ सेम प्लांट, फ्लावर यहां पर नहीं लिखा गया बेटा। इसका मतलब एक आपके पास ये यूनिट है और एक दूसरी यूनिट है। रुको भाई रुको, तुम्हारे पास दो यूनिट हैं सेम प्लांट के अंदर, पर सेम फ्लावर यहां पर नहीं बोला गया। तो ये बात यहां पर कुछ इस प्रकार से हो रही है, आपके पास एक ये यूनिट, एक ये फूल, और पड़ोस में बैठा हुआ एक दूसरा ये फ्लावर। तो यहाँ पर टोटल कितने फ्लावर बेटा? यहाँ पर टोटल 2 फ्लावर हैं, ये लीजिए। तो इन 2 फ्लावर के अंदर में आप ये काम करा रहे हैं, सेम प्लांट पर बैठा है, और इसके अंदर अब आप चीजों को ट्रांसफर करा दीजिए, ये लीजिए, ऐसा कुछ काम यहाँ पर कराया जा रहा है। तो स्टिग्मा जब आपके दूसरे फ्लावर के ऊपर एक्ट करे पर प्लांट सेम रहे, तो ऐसी कंडीशन क्या तुम्हें याद है? क्या इस कंडीशन का नाम गीटोनोगैमी हुआ करता था? याद आया? अरे ऑटोगैमी के अंदर तो फ्लावर ही सेम होता जब यहीं पर सारा काम हो जाए। क्लाइस्टोगैमी के अंदर जो फ्लावर है वो कभी खुलता नहीं, हमेशा बंद रहता है, और गीटोनोगैमी यही एग्जाम्पल है। जीनोगैमी तब होगा जब प्लांट दोनों अलग अलग कर दिए जाएं। तो आपने जब इन क्वेश्चंस को, किसी भी पीवाईक्यू को सॉल्व करना है, आपने खाली अपने सही आंसर के ऊपर फोकस नहीं करना बेटा, अभी आपको उसके आसपास लिखे हुए ऑप्शंस को भी ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि अभी इस साल के पेपर के अंदर आपको जो सवाल दिखाई दे बेटा, वो कैसा दिखाई देगा कि आपके पास वो जीनोगैमी के ऊपर डेफिनेशन लिख दे और पूछे कि बताओ अगर पॉलिनेशन एक स्टिग्मा से, पोलन ग्रेन एक स्टिग्मा पर लैंड कर रहा है पर दूसरे प्लांट का, तो क्या आंसर होना चाहिए। तो यहां पर कुछ भी चीजें बदली जा सकती हैं, पर आपको ये कॉन्सेप्ट जो है पॉलिनेशन के टाइप वाला बिल्कुल किसी भी हालत में मिस नहीं करके जाना। अगले सवाल पर चलते हैं। चलो अब आता है कुछ एनाटॉमी से रिलेटेड सवाल। एनाटॉमी में बहुत सारी चीजें हुई है बेटा डिलीट, तो वो बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेट करके सवाल तो नहीं पूछेगा, बट देखो कुछ लास्ट ईयर्स में उसने कैसे सवाल बनाए हुए हैं। कुछ एक कंडीशन हुआ करती है एक्साक और एंडाक नाम की, उसके ऊपर एक सवाल है, आओ जरा रीड करके देखें सवाल कहता क्या है। कहता है स्टेटमेंट 1 कहती है कि आपके पास, रुको भाई रुको, स्टेटमेंट 1 कहती है कि आपके पास जो एंडाक कंडीशन है और एक्साक कंडीशन है वो कब डिफाइन होती है। आर द टर्म्स ऑफन यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन, किसकी पोजीशन? सेकेंडरी जाइलम की पोजीशन, ऐसा ये कहते हैं।
कि एग्जैक्ट एंड डार्क कंडीशन बताने के लिए एक वैस्कुलर बंडल में आप सेकेंडरी अपना जो है जाइलम उसकी कंडीशन को देखते हो, वो कहाँ बैठा है और कहाँ पर नहीं बैठा। दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास है जो क्या कहता है, दूसरा स्टेटमेंट कहता है एग्जैक्ट कंडीशन जो होती है, एग्जैक्ट वाली कंडीशन, ये काफी ज्यादा कॉमन होती है अगर हम बात करेंगे किसकी, रूट की, ये ऐसी बात कहता है। तो अब इन दोनों स्टेटमेंट का अगर आंसर निकालने की हम कोशिश करें बेटा, तो देखो अपने को क्या आंसर मिलेगा। पहली बात तो ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है जहां वो कहता है कि ये एग्जैक्ट और एंडाक सेकेंडरी जाइलम की वजह से होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। ये सेकेंडरी जाइलम नहीं, ये प्राइमरी जाइलम के कारण होता है। और नीचे जो बात लिखी गई है कि रूट के अंदर में ये एग्जैक्ट कंडीशन पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। अब कितना बेहतरीन सवाल बनाया भाई इसने 2-3 कॉन्सेप्ट्स को एक साथ मिक्स कर दिया। इसने जो डाइसेक्शन वाला पार्ट है, रूट में कौन सी चीजें पाई जाती हैं वो भी लिया, और इसने एग्जैक्ट एंडाक की बेसिस क्या होती है उसको भी उठा लिया। तो उस हिसाब से हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो तो इनकरेक्ट है, सही बात है, और जो स्टेटमेंट 2 था वो हमारे पास है एकदम करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, इसलिए हमारा आंसर हो गया ए। तो यहां से इस सवाल से कौन सा टॉपिक भला हम याद रखें, जो हमारे पास में वैस्कुलर बंडल है बेटा, जो हमारे पास में है वैस्कुलर बंडल, उनके अंदर कंडीशन पाई जाती है, एक बार एग्जैक्ट कंडीशन और एक बार एंडाक कंडीशन। तो आपको इसके बेसिक्स बिल्कुल पता होने चाहिए कि जब मेटाजाइलम आपका पेरिफेरी की तरफ चला जाए, बाद में बना जाइलम, बड़े साइज का जाइलम जब पेरिफेरी की तरफ चला जाए तो आपकी एंडाक कंडीशन एग्जिस्ट करती है। ये टॉपिक आपको यहां से भूलना नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो अब जब तुमको ये आंसर यहां पर मिल जाता है तो इनमें बाकी ऑप्शन पढ़ने का स्कोप ही नहीं है। क्यों? अरे यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज में एक जगह पे कुछ और ही स्टेटमेंट लिखी होंगी कि दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, तो आपको नीचे के स्टेटमेंट्स को रीड करने में बेटा टाइम वेस्ट नहीं करना है। उस हिसाब से आगे का क्वेश्चन देखें जरा। कहता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, कहता है 2022 का सवाल कि कौन सा टिश्यू है वो जो कि काफी ज्यादा कॉमन है फ्रूट के छिलकों के वॉल के अंदर, पर कोई आम छिलके की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है नट्स की। जो नट्स होते हैं जिनका फ्रूट का वॉल हार्ड होता है जिनका फ्रूट का वॉल, जैसे कि आपके पास में आ जाए जैसे कि वॉलनट, आपके पास में आ जाए आपका अखरोट वॉलनट, या फिर आप इसी तरह देख लें अपना आमंड जो बादाम होता है बेटा। तो इन सभी के बाहर के शेल्स को अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है कि वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। इनका नेचर कैसा होता है बेटा? हार्ड होता है। तो जो नट्स हैं, जो अपने पास नट्स हैं, उनकी बाहर की फ्रूट वॉल कैसी होती है? हार्ड होती है। अब इस चीज से हम क्या समझें वाला, तो हमारे पास मिली हार्ड फ्रूट की वॉल, तो इनका बाहर का कवर फ्रूट का वॉल काफी ज्यादा हार्ड है। और आपको यहां से ये बात बिल्कुल क्लियरली याद आ जानी चाहिए थी कि आपके पास जो 3 तरीके के टिश्यूज होते हैं बेटा, उनमें से एक टिश्यू ऐसा होता था जो डेड है और सबसे ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट दिया करता था। तो अब देखो पैरेन्काइमा तो वो नहीं है, पैरेन्काइमा तो सॉफ्ट टिश्यूज में स्टोरेज के लिए काम में आता है, तो पैरेन्काइमा अपने पास गलत आंसर है। कॉलनकाइमा सपोर्ट देता है, ये बिल्कुल सही बात है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, पर इसका मैकेनिकल सपोर्ट कहां पर दिया जाता था? फॉर पेटियोल के लिए दिया जाता था। अरे जब स्टेम के ऊपर में कोई पत्ते को अटैच करना है तो उस अटैचमेंट में जो पेटियोल की जगह होती है वहां पर कॉलनकाइमा मिल सकता है, उससे ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट नहीं दे सकता। तो आपको यहाँ पे इस नट के अंदर ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, इसीलिए कॉलनकाइमा भी उत्तर नहीं हो सकता। अब आई बात स्क्लेरेन्काइमा की, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है, पर आंख बंद करके काम नहीं करना है। स्क्लेरेन्काइमा बिल्कुल सही बात है कि वो एकदम सपोर्ट देता है, हार्ड रिजिड मैकेनिकल सपोर्ट देने में काम करता है, लेकिन इसी स्क्लेरेन्काइमा के 2 नाम होते हैं, स्क्लेरीड्स और बेटा फाइबर। अब यहाँ जो फाइबर है वो तो इनके अंदर नहीं मिल रहा, सपोर्ट नहीं देता, लेकिन स्क्लेरीड ही वो चीज है जो काम यहाँ पर करता है। तो अब मामला जो है क्वेश्चन का पूरा चेंज हो चुका है। क्यों? स्क्लेरेन्काइमा आंसर करेक्ट होता
अगर नीचे स्क्लेरिड नहीं दिया गया होता, पर नीचे क्योंकि स्क्लेरिड है, स्क्लेरिड ज्यादा स्पेसिफिक बात कर रहा है, ये आपके घर की गली नहीं बता रहा, ये आपके घर का एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है। तो अब यहाँ पर इसको ट्रैक करने के लिए करेक्ट आंसर मुझे क्या लेना पड़ेगा बेटा, स्क्लेरिड, स्क्लेरेनकाइमा सही उत्तर नहीं होगा। पर अगर मैं स्क्लेरेनकाइमा को हटा दूं, लिख दूं नन ऑफ द अबव, ऐसा कोई ऑप्शन दे दे, तब आंसर आपका स्क्लेरेनकाइमा चला जाएगा। तो ये बात हमको समझ में आई कि नहीं आई कि फ्रूट की जो वॉल्स हैं, जो कवर है टाइप ऑफ टिश्यूज में से, आपको उनके बेसिक फंक्शंस थोड़े बहुत याद करने हैं, डेप्थ में नहीं पर बेसिक उसके जो फीचर हैं वो याद कर लो। फिर आते हैं अगले सवाल पर। ये भी आजकल मैच द फॉलोइंग में बहुत ट्रेंड के साथ में पूछने लगा है। आजकल वैसे लेटेस्ट पेपर में तो उतने नहीं थे, बट हाँ कुछ 2 साल पहले के पेपर में उठा के देखोगे तो ऐसे सवाल बहुत आराम से आपको देखने मिलेंगे, जहां पर सवाल वो पूछ रहा है कि प्लेसेंटा की जो टाइप्स होती हैं उनकी लिस्ट बनाई हुई है। प्लेसेंटेशन जो टॉपिक है यहाँ से वो आपको एक बार ध्यान रखना है, उसके एग्जाम्पल याद करने बेटा। प्लेसेंटेशन वाला जो टॉपिक है उनके अंदर जितने भी दिए गए एग्जाम्पल हैं वो आपको याद होने चाहिए। इनको देखें जरा। अब यहाँ पर बोलता है बेसल, एक्साइल, पैराइटल और फ्री सेंट्रल तरीके की एक पोजीशन होती है, प्लेसेंटा होती है, और उनके कुछ नाम यहाँ दिए गए होते हैं। अब तुम सबसे पहले तसल्ली से उन एग्जाम्पल्स को मैच कर लिया करो जो तुमको एकदम श्योर है कि यार ये तो होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल जो अपने पास फ्री सेंट्रल कंडीशन है बेटा, वो डायएंथस और प्रिमरोज के अंदर पाई जाती है। मान लो मुझे यही आता है, मुझे यही आता है, तो मैं भी इनमें से कोई एक तो आता ही होगा। सारे मान लो तुम नहीं याद कर पाए, कुछ तो याद होंगे तुमको। अब तुमने वो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन से इसको फिल किया, अब फटाफट से उतनी जितना काम तुम कर पा रहे थे उसको आप यहाँ मैच द फॉलोइंग में एक बार ढूंढने की कोशिश करो। तो आपने देखा भाई डी और आर जो है मैचिंग में कहाँ जा रहा है। डी का मैच इसने पी कर दिया, जो कि मस्टर्ड किया गलत, डी का एस कर दिया, डी का क्यू कर दिया, सी डी के आर ऑप्शन से मैच कर गया, मेरा आंसर मुझे मिल चुका है। पर कभी कभी क्या होता है ना, किस्मत इतनी अच्छी होती नहीं है, जनरली होता है कि किस्मत इतनी अच्छी होती नहीं है कि तुम्हें एक ही आता था, तुमने एक ही मैच किया और वही एक यहाँ पर जो है सबसे अलग था। जनरली ऐसा होता नहीं है, ठीक है, किस्मत साथ नहीं देती। हाँ पर किस्मत के धनी हो तो हो सकता है तुम्हारे साथ ये चीज हो जाए, ठीक है। मेरे साथ तो हो गई, बट हो सकता है तुम्हारे साथ वो ना हो। तो यहाँ पर आप बाकियों को प्लीज कृपया करके याद कर लें, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। किस्मत ने साथ नहीं दिया तो शायद फिर वहीं अटके रह जाओगे, दो ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज रहोगे। तो अगर हम इसको इस हिसाब से मैच अप करके देखें बेटा, तो हमारे पास में जो बेसल प्लेसेंटेशन है वो बिल्कुल सनफ्लावर के अंदर पाई जाती है, सनफ्लावर। और उसके अलावा आपके पास में जो एक्साइल प्लेसेंटेशन है वो मस्टर्ड दिखाता है, और पैराइटल प्लेसेंटेशन आपकी चाइना रोज दिखाया करता है। ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। तो यार किस्मत के भरोसे से मत जाना कि तुमने एक दो याद कर लिए, आप सारी इंफॉर्मेशन को याद करने की कोशिश करो, जितने भी इसे एग्जाम्पल्स वाले पार्ट हैं, स्पेशली प्लेसेंटेशन वाले। तो उसको मिस मत करना, हर बार रिपीट करके कहीं ना कहीं से मैच द फॉलोइंग देता है, कोई एक नाम नहीं पूछा करता वो कभी भी। तो यस, यहाँ पर हमको जो आंसर मिल गया है, क्योंकि डी एंड आर हमको एक करेक्ट पहले ही ये आंसर मिल चुका था, तो आंसर हमारा क्या बन गया, सी बेटा। अगला सवाल देखते हैं भाई। प्लांट किंगडम से एक बेहतरीन सवाल है, बहुत आसान सवाल। कहता है जी सैलाजिनेला और सैल्विनिया नाम के दो पौधे हैं, ये दोनों बिलोंग करते हैं, भला कहाँ, आपको दिमाग में चमक जाना चाहिए, ये दोनों बिलोंग करते हैं बेटा टेरिडोफाइट को। और टेरिडोफाइट के इन दोनों प्लांट्स के बारे में कहता है कि अगर ये दो तरीके के स्पोर बनाते हैं तो इन पौधों का नाम क्या होना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं भी याद था तो भी तुम इस क्वेश्चन को कर जाते। अरे कोई भी चीज अलग अलग फॉर्म में मिलती है उसको हिट्रो बोला जाता है। स्पोर बनाने की बात हो रही है तो आंसर हिट्रो स्पोरस होना चाहिए। सही है, एकदम सही है। लेकिन कुछ खुद को शातिर समझने वाले बच्चे ये सोचते हैं भाई बना लिया मैंने ये क्वेश्चन, अब ये सेम रिपीट होगा, तो मैं फिर कह रही हूं, ऐसे क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं होते, कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाया करता है। तो अगर मुझे ऐसा ही एक सेम सवाल अभी 2025 के लिए क्रिएट करना हो तो मैं इसको रिपीट तो नहीं करूंगी, पर मैं क्वेश्चन कैसा देख सकती हूँ, क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि ये क्वेश्चन मिल सकता है, ये क्वेश्चन मिल सकता है। हम ऐसा क्वेश्चन देख सकते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग शो हिट्रोस्पोरी, और किसके अंदर हिट्रोस्पोरी, इन टेरिडोफाइट। तो अगर तुम किसी
पुराने और पेपर्स को उठाकर देखोगे तो ये सवाल भी आपको पक्का वहां पर चमकता हुआ दिखाई दे जाएगा। और नीचे कुछ यही ऑप्शन लिखे होंगे भाई, एक बार लिख देगा सेलेजिनेला सेल्विनिया, एक बार लिख देगा सेलाजिनेला के साथ में मस्टर्ड, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना करके वो आपको ऑप्शंस दे देता है। तो अभी हम ऑप्शन क्रिएट नहीं कर रहे, पर मैंने क्वेश्चन क्रिएट करके देख लिया। तो इस तरीके से सवाल वो आपको बिल्कुल बनाकर दे सकता है, या फिर इसी के अंदर वो ये सेम सवाल लिख करके बोले ये किस कैटेगरी में पाए जाते हैं, तो ये टेरिडोफाइट का पार्ट है। समझ रहे हो इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को, कि आपको यहां से क्या याद रखना है। आपको इस टेरिडोफाइट के बारे में दिए गए इस इंफॉर्मेशन को, ऐसे सटीक एग्जाम्पल्स को बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ये दिमाग में अच्छे से बसा लो, बिठा लो कि स्पोरस, होमोस्पोर और हेटेरोस्पोर कौन से एग्जाम्पल्स के अंदर बनते हैं, ये बात आपको यहां से याद करने की है। अगला सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल देखते हैं। कहता है असर्शन और रीजन है, असर्शन और रीजन है। आपके प्लांट किंगडम चैप्टर से बहुत बेहतरीन तरीके के असर्शन और रीजन निकल के आते हैं भाई। देखो भाई क्या कहता है असर्शन रीजन में। असर्शन कहता है जो फर्स्ट स्टेज होती है गैमीटोफाइट की पहली स्टेज जो होती है मॉसेस के अंदर, वो प्रोटोनीमा कहलाती है। अब यहां से तुम्हारे दिमाग में मान लो प्रोटोनीमा उड़ गया, नहीं आ रहा याद, मॉसेस उड़ गया दिमाग से, तो अब तेरा कर्तव्य बनता है क्या, जब तू सवाल कर ले उसके बाद ये जो टॉपिक है यहाँ पर, ठीक है, उसका आंसर नहीं याद कर, उसका आंसर मत याद कर, उसके कॉन्सेप्ट पर जा। जहां एनसीईआरटी के अंदर ये सब कुछ डिस्कस्ड है, उस पैराग्राफ को थोड़ा शिद्दत से, थोड़ा समय देके एक बार रीड कर ले, तो फटाफट से एक रिकैप हो जाएगा। बेटा इस समय पर ऐसा नहीं कि तूने को पढ़ा ही नहीं था, वो पढ़ा था, है ना। जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे, शायद वैसा ही कुछ हो चुका है अभी। तो यस, आपको भी वैसा ही काम करना है कि बार बार जाकर के उसको रिविजिट कर लो, आपको याद आ जाएगी चीज। कभी ना कभी तो तुमने पढ़ा है, बस ये कि अभी रिसेंट नहीं पढ़ा, तो इसलिए तुम्हारे दिमाग में वो इजीली चमक नहीं पा रहा है, ठीक है। तो पहली स्टेज कहते हैं कि गैमेटोफाइट के अंदर भाई मॉसेस जो है प्रोटोनिमा दिखाया करता है, ये ऐसा कहते हैं। फिर इनका एक असर्शन नीचे रीजन देता है, क्या रीजन देता है, उस ऊपर वाली लाइन के साथ ही कंटिन्यूएशन में आप इसको पढ़ेंगे। क्या, फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनिमा स्टेज बिकॉज प्रोटोनिमा डेवलप करता है डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर, और वो स्पोर कहां किस यूनिट के अंदर है, कैप्सूल के अंदर बैठा होता है। तो भाई ये जो दोनों बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, दोनों बातें जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट लिखी गई हैं। अरे आपके पास में जो मॉसेस हैं वो बिल्कुल प्रोटोनिमा की यूनिट्स को बनाया करता है, वो बात बिल्कुल करेक्ट है। और वो एक गैमेटोफिटिक बॉडी को रिप्रेजेंटेशन में भी दिखाता है। प्रोटोनिमा के ऊपर लेटरल बड्स बनेंगे जो आगे जाकर के नया प्लांट डेवलप करते हैं। तो यहां से इस टॉपिक में जो लाइफ साइकिल है आपके टेरिडोफाइट्स की, जो आपके लाइफ साइकिल है, इसी तरह से जितने भी और पार्ट्स हैं आपके ब्रायोफाइट्स की, इन सबको आपने ध्यान रखना है, उसको मिस नहीं करना है। तो यहाँ पर प्रोटोनिमा दिखा है, कई बार आपको कुछ नए स्ट्रक्चर जैसे कि प्रोथैलस दिखता है टेरिडोफाइट के अंदर में। तो यस, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इन दोनों की लाइफ साइकिल आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो फिलहाल के लिए ये दोनों अपने पास में करेक्ट हो गए, और असर्शन उसका करेक्ट रीजन भी अपने को मिल चुका है। तो यस, असर्शन का ये रीजन बिल्कुल कैसा हो चुका है बेटा, एकदम 100% करेक्ट हो चुका है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं भाई, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बोला कि आपके पास में एल्गा के पास कुछ पिगमेंट होते हैं, अच्छी बात है, और उन पिगमेंट के नाम उसने लिख डाले कि एक बार फ्यूकोसैंथिन और दूसरा पिगमेंट आपके पास फाइकोइरेथ्रिन नाम का हुआ करता है। अब ये बता दो रिस्पेक्टिवली, आगे लिख दिया भाई रिस्पेक्टिवली, मतलब ये फ्यूकोसैंथिन किस में मिलता है और ये फाइकोइरेथ्रिन किसके अंदर पाया जाता है। तो एल्गा के अंदर या उस टॉपिक के अंदर जहां पर भी एल्गा को डिस्कस किया जाता है, वहां पर आपने उसका जो चार्ट दिया है बेटा, एल्गा के जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है ना, एल्गा के लिए एक चार्ट है हमारी किताब में, जहां पर क्या क्या बात होती है भाई, इनके पास कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, इनके पास में फूड का स्टोरेज कैसे किया जाता है, और भी ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन एल्गा के बारे में दी गई है। वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी गलती से भी छोड़कर नहीं जाना, एकदम हॉट टॉपिक है, एकदम हॉट टॉपिक है, वो क्वेश्चन उठाता है वहां से। तो आपके पास में भाई फ्यूकोजैंथिन किनके पास पाया जाता है, ये कहते हैं कि ये तो फेओफाइसी के पास पाया जाता है, सही बात है। फिर कहता है फाइकोइरेथ्रिन, लाल रंग देने वाला वो कलर पिगमेंट आपका क्लोरोफाइसी में बताया जा रहा है, तो ये यूनिट क्लोरोफाइसी में नहीं मिलती। ग्रीन एल्गा के पास में लाल रंग का क्या काम है भाई,
फेओफाइसी के अंदर मिलता है, सही बात है, रोडो। रोडो रोडो यानी कि ये कौन सी एल्गी है भाई, ये लाल एल्गी है, ये रेड एल्गी है, इसका मतलब यहाँ फाइकोएरिथ्रिन बिल्कुल पाया जाएगा। फिर क्लोरोफाइसी के अंदर फ्यूकोजैंथन नहीं पाया जाता। फ्यूकोजैंथन का काम है ब्राउन कलर देना। इसका काम क्या था भला, इसका काम था ब्राउन कलर देना। अब सवाल इसी तरह से रिपीट करके बना देते हैं एक सवाल तुरंत से कि आपके पास में जो ब्राउन कलर होता है फेओफाइसी में पाया जाता है वो किन दो पिगमेंट के कॉम्बिनेशन से मिलता है। तो भाई एक तो फ्यूकोजैंथिन है और दूसरा आपके पास ज़ैंथोफिल है। फ्यूकोजैंथिन और ज़ैंथोफिल की कंटेंट को आप बढ़ा दो या घटा दो, उसके बेसिस पर ब्राउन के शेड्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो यार ये टॉपिक तो सेम ही रहेगा ना, बात तो भैया यार कान को ऐसे पकड़ो या कान को ऐसे पकड़ो, टॉपिक तो सेम ही रहेगा ना, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, पिगमेंट तो पिगमेंट है। तो उस हिसाब से फिलहाल तो हमें आंसर मिल गया। तो क्लोरोफाइसी नहीं हो सकता बेटा, और फ्यूकोजैंथिन जो है रोडोफाइसी का पार्ट नहीं है। इन्होंने इन उत्तर को, इस आंसर को कर दिया था एकदम रिवर्स। तो आप प्लांट किंगडम जब भी करें तो उसके अंदर जो लाइफ साइकिल्स दी गई हैं ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की, और साथ में जो एल्गा के लिए एक चार्ट दिया गया है जहां पर कुछ चीजें उसने मेंशन करी गई हैं कि उनका जो हैबिटेट है, उनके अंदर जो फ्लैजिला है, लोकोमोशन है, उनका फूड स्टोरेज है, उनके पिगमेंट है, वो कैसे होते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आइए। अब है आपके पास माइक्रोब्स वाला चैप्टर का कुछ सवाल जो कि एकदम 100% रिपीट होते ही होते हैं। एक ऐसा चैप्टर है जो बोनस चैप्टर है, एकदम बोनस वाला चैप्टर है। इस तरीके के मैच द फॉलोइंग में सवाल वो आपको देगा और थोड़ा सा उलझाने की कोशिश करेगा क्योंकि यहाँ नाम थोड़े से उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। तो देखते हैं भाई यहाँ पर क्या उसने उलट पुलट मचाई है, क्या तूफान क्रिएट करने की कोशिश करी गई है। आओ भाई देखें जरा। कहता है सवाल के अंदर पहला कीवर्ड रॉन्गली मैच्ड। ध्यान रखना, अब आपको मैच करने नहीं बोला उसने बोला जो गलत मैच है उसको देख ले। ठीक है भाई, मैच करते गलत। अब हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली जो वर्ड है रॉन्ग, ये चमकना चाहिए। ट्राइकोडर्मा नाम के माइक्रोब ने साइक्लोस्पोरिन ए बनाया, सही बात, और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग की तरह काम करता है ये यूनिट, ये एकदम सही बात है, पर अपने को चाहिए गलत। मोनास्कस परप्यूरिया एक तरीके का यीस्ट अपने पास पाया जाता है और कहा जा रहा है कि ये बनाता है स्टैटिन, सही बात, जिसका काम है ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करना, एकदम सही बात है, सही बात है। फिर कहता है स्ट्रेप्टोकोकस देता है स्ट्रेप्टोकाइनेस। अरे स्ट्रेप्टो दोनों जगह सेम, ये यहां तक तो बात सही है। और इसका काम क्या है, क्लॉट को रिमूव करना अपनी ब्लड वेसल्स के अंदर, इसका काम भी बिल्कुल सही दिया गया है। आंसर तो डी ही होगा, ये बात सही है, पर मैच कर लो, क्या पता तुमको कोई एक चीज जो है वो गलत याद आ रही हो सकता है। तो इट्स बेटर टू बी श्योर, गलत होने से तो बेटर ही है। तो आप यहां पर देखें कोलोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, इसका काम होता है क्या बनाना, इसका काम होता है ब्यूटायरिक एसिड बनाना, पर यहां पर नाम लिख दिया है लाइपेस, गलत दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि आपके पास में ब्यूटारिक एसिड आना था और फिर आना था बटर के अंदर रैंसिडिटी करना, जबकि लाइपेसेस ऑयल और स्टेन्स को हटाता है, सही बात है, पर कोलोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम उसके लिए कॉजल एजेंट नहीं होता। तो इसका मतलब जो यहाँ पर गलत हमको दिखाई दिया वो मिला है चौथा ऑप्शन। तो हमारा जो आंसर भी होगा वो डी के अंदर में 4 बन जाना चाहिए, सही बात भाई एकदम। तो इस तरीके के सवाल बहुत कॉमन है इस चैप्टर में, पूरा बोनस का चैप्टर है, गलती से भी खराब मत करके आ जाना। फिर से मॉर्फोलॉजी का एक वही घिसा पिटा सवाल जहां पर वो एक कॉन्सेप्ट देता है और उसके रिलेवेंट कुछ एग्जांपल्स को पूछ रहा है, बैक टू बैक एक ही साल के अंदर में किसी अलग जगह पर या फिर मेन नीट के पेपर के अंदर रिपीट करके सवाल पूछा। इसका मतलब वो उसका फेवरेट पार्ट है, वहां से सवाल बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है। रिपीट नहीं होगा लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाया करता है। तो यस, यहां वाले पार्ट में वो बता रहा है सिमेट्री या फिर आपकी ओवरी की पोजीशन, सॉरी ये बोल रहा है आपके ओवरी की पोजीशन जिसमें आप क्या देखते हैं, इसको देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर वर्ल, बाकी वर्ल के कंपैरिजन में आपकी ओवरी की पोजीशन है कहां पर आखिरकार। तो अब इस पार्ट में अब फिर से सेम
तुक्का मार सकते हो या तो तुम, पर लेकिन इतने सारे एग्जाम्पल हैं, कुछ तो तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे, सारे याद करो बेहतर है, फिर एकदम फटाफट तुम्हारा बिल्कुल सही होगा ये सवाल। पर वही किस्मत अगर खराब निकली तो कुछ ऑप्शंस में पक्का अटक जाओगे। हम एक ऑप्शन उठाते हैं, पेरिगाइनस। ठीक है भाई, हमने उठाया पेरिगाइनस और हमने कह दिया कि पेरिगाइनस के 3 एग्जाम्पल हुआ करते थे, एक एग्जाम्पल रोज, प्लम और एक एग्जाम्पल बेटा पीच। अब जैसे मुझे इसके एग्जाम्पल मैंने फटाफट लिख दिए, तुम्हारे दिमाग में चमक जानी चाहिए बाकी सबकी भी एग्जाम्पल्स। अगर नहीं चमक पा रहे हैं तो फिर PYQ से कॉन्सेप्ट पर जाओ और फिर एनसीईआरटी को खोलो और उस पार्ट को दिमाग में बिठा लो, इसको स्किप मत करके जाना। तो पेरिगाइनस के लिए भाई हमने जो अभी मैच करके देखना है, रोज, प्लम और पीच में कहाँ लिखा है भाई प्लम अपना, तो मुझे पहला ऑप्शन मिला, मैं समय को सेव करूंगी, फटाफट से इस ऑप्शन को मैच करके देखते हैं। किस्मत अच्छी रही तो यहाँ पर एक बार में ही वो चीज मिल जाएगी, नहीं रही तो भगवान भरोसे। तो आपके पास में सी जो है उसका क्यों होना चाहिए भाई अपने पास में। तो अगर ध्यान से देखें, यहाँ पर दिया सी का एस, एकदम गलत उत्तर। सी का आर इन्होंने दे दिया, गलत उत्तर। सी का फिर से आर दे दिया, गलत उत्तर। सी का क्यू आपको एक ही जगह दिखाई दे रहा है, यानी कि पेरिगाइनस कंडीशन में प्लम इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो मुझे मेरा आंसर मिल चुका है। समझदारी के साथ तेजी में मैं आगे बढ़ सकती थी, पर फिर भी टू बी श्योर मैं एक बार फिर से पूरे ऑप्शंस को रीड करूंगी, क्या सही मैच हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, नजरों का धोखा तो नहीं हो गया कहीं। ठीक है भाई, तो कहता है जाइगोमॉर्फिक कंडीशन जो है वो आपको कहां पे दिखाई दी जानी चाहिए, वो दिखती है कैसिया में। तो एकदम सही बात है, कैसिया के अंदर में जाइगोमॉर्फिक फ्लावर मिलता है। हाइपोगाइनस फ्लावर की कंडीशन आपको वो कहता है कि वो मिल रही है कहां पर भला, मस्टर्ड के अंदर। तो यस, हाइपोगाइनस फ्लावर जो है वो मस्टर्ड में बिल्कुल दिखाई देता है। और अंत में आपके पास में जो एपीगाइनस कंडीशन है वो क्यूक्यूम्बर के अंदर देखने को मिल जाती है। तो अब ये नाम यहां पर बिल्कुल बदले जा सकते हैं बेटा, क्वेश्चन के अंदर में एक ही एग्जाम्पल थोड़ी ना था, मैं प्लम की जगह यहां पर चाहूं तो रोज या पीच भी लिख सकती थी। तो एग्जाम्पल जितने ज्यादा उतना ज्यादा डिफिकल्टी का लेवल बढ़ाया जा सकता है। समझ रहे हैं आप इस बात को कि आपको यहां से जितने भी एग्जाम्पल हैं मॉर्फोलॉजी के चैप्टर में उनको स्किप नहीं करना। अब आप नई नई जो फैमिलीज ऐड की गई हैं उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए बैठेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। उससे बेहतर है एस्टिवेशन जैसा टॉपिक, आपके पास में फ्लावर की सिमेट्री, ओवरी की पोजीशन के रिस्पेक्ट में जितने एग्जाम्पल्स हैं उन पार्ट्स को बहुत अच्छे से ग्रिप कर लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। तो आपके पास आंसर मिल गया बेटा डी। अगला सवाल देखें, फिर से एक सवाल मिल रहा है आपको आपके माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर से, जहां कहता है उस माइक्रोब को जरा आइडेंटिफाई करके बताइए जो किसी चीज की तो प्रोडक्शन करता है पर वो चीज आपके पास इम्यूनो सप्रेसिव मॉलिक्यूल है जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दे, और नाम उसका साइक्लोस्पोरिन ए हुआ करता है। अरे स्ट्रेप्टोकोकस सर्विसिए, इसका काम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस सर्विसिए जो है अपने पास में, क्या ये दूसरा नाम यीस्ट का नहीं है? ये बता दो जरा, ये बता दो। सॉरी, स्ट्रेप्टोकोकस तो नहीं होना चाहिए था, हाँ, पर इन्होंने नाम अलग ही कर दिया भाई, सर्विसिए। ये जो पार्ट था ये तो यीस्ट के सरनेम की तरह लगता था ना, जब आप उसके जो नाम लिखते हो भाई दो दो, तो स्ट्रेप्टोकोकस का ये काम, ये नाम गलत लिखा गया है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम का ये बिल्कुल काम हुआ करता है। कोलोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम का काम हुआ करता है आपके पास में ब्यूटायरिक एसिड को बनाना, और ब्यूटायरिक एसिड का कोई लेना देना नहीं होता है इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट को बनाने में। एस्परजिलस नाइगर का काम होता है सिट्रिक एसिड को फॉर्म करने में। जितने अच्छे से तुमने चीजें याद कर रखी होंगी ना उतना कॉन्फिडेंस के साथ पूरा पेपर सॉल्व करोगे। अब इनमें से किसी भी एक चीज में तुम कंफ्यूज हुए वहीं पर सारा मामला पलट जाएगा। तो कोशिश करो, कोशिश करते रहो कि ये तुम्हारे दिमाग के अंदर में छप जाए बहुत अच्छे तरीके से। तो यस, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम इसका उत्तर हो गया अपने पास बी। पर जो 3 बातें यहाँ पर बेटा, यहाँ पे 3 बातें अगर ध्यान से देखें तो, बात नंबर पहली, इम्यूनो सप्रेसिव मॉलिक्यूल कोई तो होता है, साइक्लोस्पोरिन उसका नाम है, का बनाता कौन है? ट्राइकोडर्मा बनाता है। मैं क्वेश्चन बना दूं, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम डैश चीज प्रोड्यूस करता है, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? साइक्लोस्पोरिन ए। दूसरा सवाल बना दो, साइक्लोस्पोरिन ए का जो काम है वो क्या होता है? तो वो एक इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है। जो एक अपने पास साइक्लोस्पोरिन ए है उसको कौन प्रोड्यूस करता है और उसका रोल क्या है? दोनों बातों को क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछा जा सकता है बहुत आराम से। तो आपके पास उत्तर जो है यहाँ पर मिल गया बी। तो यहाँ ये टॉपिक जो है बैक टू बैक रिपीट होते हुए तुम्हें दिखाई देगा भाई। तो ये कुछ हॉट टॉपिक्स हैं, इनको मिस नहीं करना। फिर से
अभी देखो पिछला जो सवाल था 2022 का सवाल था, कोई नई कहानी रच दी क्या, कोई नई कहानी रच दी क्या? अरे बातें तो सेम ही हो रही हैं। देखो ध्यान से पे, देखो ध्यान से यहाँ पे, बस अब की बार मैच द फॉलोइंग में कहानी को पलट दिया गया है। तो आपको यहाँ पे बस करेक्ट ऑप्शन को चूज करके लिखना है, कौन सी चीजें करेक्ट हैं, इनकरेक्ट उसने नहीं पूछा। एस्परजिलस नाइगर का काम, फटाफट से जो तुम्हें आता है उसको मैच करते चलो। एस्परजिलस का काम है भाई सिट्रिक एसिड बनाना, यानी कि ए का जो आंसर है वो हमें आर मिलना चाहिए था, बाकी जगह पर नहीं मिला, मेरा आंसर है डी। तो इस चैप्टर के अंदर में जनरली आपको कंफ्यूजन भी वहां पर ऑप्शंस में नहीं हुआ करती है। अब वही भाई आपकी किस्मत के ऊपर बात है भाई, अगर तुमने एक ही याद कर रखा और वही तुम्हें ऑप्शन में कंफ्यूज कर रहा है। एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड बनाता है, कोलोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटारिक एसिड, और लैक्टोबैसिलस आपके पास लैक्टिक एसिड बनाया करता है। बाकी चीजों को अगर देखेंगे तो बी अपने पास में पी के तरफ मैच होगा, सी अपने पास में एस, और लैक्टोबैसिलस अपने पास क्यू के फॉर्म में मैच हो जाना चाहिए। तो एकदम करेक्ट है भाई ये वाला पार्ट भी। देरी नहीं करी है भाई, 2022, 21 और 20 जैसे ग्रेडेशन में देख रहे हैं, सवाल का नेचर बदल नहीं रहा है, सवाल नहीं रिपीट हुआ, लेकिन सवाल का नेचर एज इट इज है, जस्ट मतलब जैसे होना चाहिए था जैसे, उसी तरीके से प्रिडिक्शन के फॉर्म में आपको वो दिखाई दे रहा है। आए जी फिर से मैच करके देख लो, सेम ही बात है एकदम। कोलोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम की बात हो रही है, फटाफट से नजरें पड़ी ब्यूटारिक एसिड पर, ए का आंसर जो है क्यू मार्क करने की कोशिश करी गई तो बाकी जगह से एलिमिनेट हुआ, आंसर मिल गया ए। देख पा रहे हो इस चीज को, देख पा रहे हो इस चीज को, कितना जल्दी कर दिया हमने इस क्वेश्चन को। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम अपने पास में साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है, ये सवाल भी तो कुछ देर पहले रिपीट हुआ था। फिर आपके पास मोनास्कस परप्यूरिया, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअरिंग एजेंट की तरह से काम करता है, और एस्परजिलस नाइगर का काम है सिट्रिक एसिड को बना देना। तो बोलो भाई इस चैप्टर में बोनस का 4 नंबर जो तुमको दिया जा रहा है, इनफैक्ट सवाल का नंबर अगर ज्यादा हो गया तो बोनस के और भी तुमको मार्क्स मिल सकते हैं, पर बशर्ते तुम याद तो करके जाओ। तुमको पूरा पेपर का पैटर्न क्लियरली दिखा दिया है यहाँ पर, उससे ज्यादा तुम और क्या चाहते हो भाई। अब अगला सवाल अपनी तरफ कुछ इस तरीके से फेंका गया है, जहां पर 2020 कोविड के टाइम पर एक पेपर जो बनाया गया, शानदार पेपर, फिर से सेम चीजें हैं पर अब की बार ट्विस्ट के साथ, जहां पर बायो कंट्रोल एजेंट वाला टॉपिक है, उसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहां छाप दी गई है। तो आपको कहता है कि अब की बार मैच करिए इन बायो कंट्रोल एजेंट्स को और ढूंढकर बताइए जो ऑप्शन करेक्ट हो, गलत नहीं बताना, करेक्ट बताना है। कहता है जो ड्रैगन फ्लाइज हैं वो क्या करते हैं जी, तो ड्रैगन फ्लाई का मेन काम होता है बेटा एफिड्स को, मस्किटोज को कंज्यूम कर जाना, जिसकी वजह से मस्किटो की पॉपुलेशन जो हो जाती है कंट्रोल। ड्रैगन फ्लाई के साथ में एक नाम गैम्बूसिया फिश का और लिखा गया अपनी किताब में, पर पूछा गया यहाँ पे ड्रैगन फ्लाइज है फिलहाल। तो अपने पास ए जो है उसका आंसर क्यू मिलेगा, और ए का क्यू तो भाई 3-3 जगह दिया है, पर हम डी को एलिमिनेट कर सकते हैं, फिलहाल इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर कहता है बैसिलस थेरिजेनेसिस है, यहाँ पर टी ऑप्शन भी दिया गया है बेटा, ध्यान रखना कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ ऑप्शन के नंबर ज्यादा हैं, 4 इधर और 4 उधर मैच में नहीं है, उस तरफ 5 ऑप्शंस थे, 5। बैसिलस थेरिजेनेसिस का काम कि ये बायो कंट्रोल एजेंट है कुछ सिवरल प्लांट के पैथोजन के लिए, ये नैरो स्पेक्ट्रम है और इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन में काम में आता है, यहां तक तो ठीक है, पर नैरो स्पेक्ट्रम नहीं हुआ करता। बायो कंट्रोल एजेंट है और लेपिडोडेंड्रन प्लांट पेस्ट के ऊपर ये काम किया करता है, ये बात तो इसके लिए कोई सही नहीं लग रही। टी ऑप्शन कहता है जो बैसिलस थेरिजेनेसिस है वो आपके फास्फोरस को एब्जॉर्ब करता है सॉइल के अंदर से। अरे ये बात तो कहीं जानी पहचानी लग रही है, ये काम तो ग्लोमस जो आपके पास में ये फंजाई है, इस फंजाई का जो जीनस है उसका काम याद करो, आपके पास में फास्फोरस को सॉइल से निकालने का हुआ करता था, एब्जॉर्ब करने का हुआ करता था। तो सी जो है इसका आंसर तो अपने पास टी होना चाहिए बेटा, सी का आंसर क्या मिलना चाहिए अपने को, टी। बाकी किसी जगह पर टी हमको नहीं दिखाई दिया तो उत्तर तो हमारे पास सामने आ चुका है। अब बाकी चीजों को भी एक बार मैच करके देख लिया जाए। बैसिलस थेरिजेनेसिस बायो कंट्रोल एजेंट है, सही बात है, और यस जो अपने पास में ये लेपिडोडेंड्रन प्लांट्स है उन्हीं के लिए ये काम किया करता है, जैसे कि कॉटन जो है रुई का जो प्लांट है। और बैक्यूलोवायरसेस जो अपने पास में, यहां से देखो भाई बैक्यूलोवायरसेस जो अपने पास में है ये एक नैरो स्पेक्ट्रम की इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस के काम में लिया जाता है, जो कि एक तरीके का वायरस है ये बैक्यूलोवायरस। इसका भी एक नाम दिया गया न्यूक्लियोपॉलीहिड्रोवायरस अपनी किताब में, चाहता तो उसको भी यहाँ पर लिख सकता था, बट उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करी गई है। तो यहाँ
यहाँ पर जितने भी ऐसे टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंदर स्पेशली टैबुलेटेड फॉर्म में आपके पास वो नजरों के सामने रोज होने चाहिए। आप अभी उनको बैठकर लिख रहे हो, वो समय गया, अब ये तुम्हें याद करके दिमाग में बसा लेने हैं बेटा। तो आंसर तो हमारे पास मिल गया सी। तो इसके अंदर जो बायो कंट्रोल एजेंट दिया था ये वाला ऑप्शन, ये किसी को भी मैच नहीं करेगा, वो किसी के लिए भी नहीं दिया गया था। फिर कहता है कि हमारे पास में एक हाइपोथेसिस है, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो बात कुछ इस तरीके की करी जा रही है कि आपके पास में जो कॉम्बिनेशंस दिए गए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है केमी ऑस्मोसिस कराने के लिए। मुद्दा ये है केमी ऑस्मोसिस क्या हमको आता है, क्या हम इस टॉपिक से थोड़ा सा भी फेमिलियर हैं। तो केमी ऑस्मोसिस का अर्थ, इसका मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब है एटीपी बनाएंगे, एटीपी को प्रोड्यूस करेंगे। पर एटीपी प्रोड्यूस कैसे, इन बल्क, एक साथ ढेर सारी एटीपी आपको प्रोड्यूस करनी है। ऐसा काम दो जगह पर देखने को मिलता है, आपको ये मिलता है एक बार काम होते हुए माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर बेटा, और दूसरी बार ये काम आपको देखते हुए मिलता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर में। सही बात। और उनके अंदर में कुछ कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी अगर ये एटीपी बल्क में आपको बनानी है तो फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर के अंदर क्लोरोप्लास्ट के लिए उसने ये बातें बताई गई हैं, पर ये सेम बातें माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी वैलिड होंगी। पहला पार्ट भाई कहता है कि मेम्ब्रेन होना चाहिए, सही बात है। प्रोटॉन का पंप हो, सही बात है। प्रोटॉन का ग्रेडियंट हो, एकदम सही बात है। पर कहता है NADP की सिंथेस हो। अरे बनाना ATP है तो NADP की सिंथेस की जरूरत क्या, वो गलत हो गया। प्रोटॉन का पंप चाहिए पर इलेक्ट्रॉन की ग्रेडियंट यहां अचानक से कैसे आई, आपको इलेक्ट्रॉन की ग्रेडियंट नहीं, आपको प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव की ग्रेडियंट ही बनानी थी। एटीपी सिंथेस की जरूरत पड़ेगी, एकदम सही बात है। प्रोटॉन का पंप चाहिए पर फिर से इलेक्ट्रॉन की ग्रेडियंट हमको कहीं से भी नहीं चाहिए होती, और NADP सिंथेस भी जरूरत में नहीं पड़ता। तो पड़ेगा क्या जरूरत में, एक मेम्ब्रेन, प्रोटॉन का पंप, प्रोटॉन की ग्रेडियंट यानी H पॉजिटिव की ग्रेडियंट, और एटीपी सिंथेस नाम की एक स्ट्रक्चर जिसको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। क्लोरोप्लास्ट के केस में CF0 CF1 और माइटोकॉन्ड्रिया के केस में F0 और F1 के नाम से ये जाना जाता है। ये लीजिए, तो आपके पास F0 और F1 पार्टिकल एक बार माइटोकॉन्ड्रिया और एक बार क्लोरोप्लास्ट में एटीपी सिंथेस कहलाया जाता है। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर मिला बेटा वो क्या मिल गया है हमको, हमारा आंसर डी। तो हमने बाकी चीजों को एलिमिनेट करके, हटा करके ढूंढने की कोशिश करी कि आपके पास में कौन सा पार्ट जो है वो किस चीज में मैच होगा। अगले सवाल पर चलते हैं भाई, अगले सवाल पर चलें। तो कहता है कि अब की बार एटीपीज बताओ जरा और NADP बताओ कितनी बनेंगी, कौन सी प्रोसेस के अंदर में, फॉर द सिंथेसिस ऑफ एक मॉलिक्यूल आपको बनाना है बेटा ग्लूकोज का, जब हो रही है केल्विन साइकिल। सही बात है भाई, जब आपके पास में पूरी की पूरी केल्विन साइकिल करा रहे होगे, कौन सी प्रोसेस, केल्विन साइकिल की पूरी प्रोसेस करा रहे थे, तो आपके पास 3 स्टेप्स यहां पर आई बेटा। एक स्टेप आप लेकर के जाते हो कार्बोक्सिलेशन नाम की, एक स्टेप कार्बोक्सिलेशन नाम की, फिर आप स्टेप लेकर के जाते हो रिडक्शन नाम की, और फाइनली आपके पास जो स्टेप आती है वो आती है रीजेनरेशन नाम की। तो केल्विन साइकिल इन 3 स्टेप्स का मिला जुला करके एक मिश्रण है, एक यूनिट है जो काम इस तरीके से इन 3 स्टेप्स के साथ में पूरा कर दिया करता है। सही बात है, यहाँ तक सही बात है। तो यहाँ पे केल्विन साइकिल को कराने के लिए मुझे ये 3 स्टेप्स जरूर करानी पड़ेंगी, और इस पूरी साइकिल को, केल्विन साइकिल की इस पूरी साइकिल को बेटा यदि मैं इसको पूरा कितनी बार करा दूं, ये पूरी साइकिल हो जाए 6 टाइम्स, कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, तो मेरे पास में एक ग्लूकोज की मॉलिक्यूल बन करके हो जाती है रेडी। पर मुझसे ये कहानी नहीं पूछी गई है, मुझसे पूछा गया है कि आपके पास एटीपी और NADPH टोटल इस ग्लूकोज को बनाने में कितने लगेंगे। तो आपको पता होना चाहिए यहां से क्या बात, कि आपका इस पूरी एक साइकिल में बेटा, कितनी साइकिल में, पूरी एक साइकिल में आपके पास में 2 ये NADPH जो है ये NADPH बनेगा, और टोटल 3 आपके पास ATP बनेंगे केल्विन साइकिल की एक साइकिल में। कितनी, एक साइकिल में।
जब एक साइकिल में NADPH 2 बार बना तो टोटल चीजें 6 बार आपके पास रिपीट होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे यहाँ से कैलकुलेशन करनी हो, मुझे यहाँ से कर देनी हो कैलकुलेशन, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, देखें जरा क्या बोल सकते हैं हम यहाँ से कि आपके पास NADPH की कैलकुलेशन करें, NADPH के लिए कैलकुलेशन करें। एक केल्विन साइकिल में 2 बार बना लेकिन साइकिल रिपीट हुई 6 बार, इसका मतलब 12 NADPH आपके पास में बनने चाहिए थे। जब आपने ATP को कैलकुलेट किया बेटा, ATP बने हैं टोटल 3, साइकिल रिपीट होगी 6 बार, तो यानी कि आपके पास 18 ATP बन जाने चाहिए थे। तो सीधा सीधा 18 ATP और आपके पास में जो यूनिट है वो 12 NADPH की बन जाएगी। अब तुम कहोगे मैम ये तो याद कर सकते हैं ना, क्या हो गया, हमने याद कर लिया, रट्टा मार रखा है मैंने। पर अगर वो सवाल यहाँ पे ये पूछे ही ना, वो यहाँ से ये बोले ही ना कि ग्लूकोज की प्रोडक्शन के लिए बताओ, वो सिंपली बोले आपको कि आपके पास ATP और NADPH कितने रिलीज होते हैं एक केल्विन साइकिल के अंदर, तो आंसर क्या बन जाएगा, 2 NADPH और 3 ATP का। तो बेटा किसी भी चीज को याद करने के लिए उसका थोड़ा बेसिक्स, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको जरूर देखकर जाना चाहिए, उसके खाली रट्टिफिकेशन नहीं करके जाओ, ठीक है, तभी ज्यादा फायदेमंद होगा। बाकी कोई भी ऑप्शन यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। एक बार 16 NADPH इन्होंने बना दिए, एक बार 18 NADPH बना दिए, तो NADPH कभी भी आपको किसी ऑप्शन में मैच होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। एकदम सदी का सबसे आसान सवाल आपको यहाँ बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि जो रिएक्शन सेंटर है किसका भला, अपने PS2 का, अपने फोटो सिस्टम 2 का, वो कौन सी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा को दिखाया करता है। तो सबसे पहली बात यहां पर आप अपना क्लोरोप्लास्ट, बेटा ये लो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में बैठा हुआ, रुको भाई रुको, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में बैठा हुआ क्लोरोप्लास्ट के अंदर में बैठा हुआ आपका थाइलाकॉइड, उसकी मेम्ब्रेन को देखें, और उसकी मेम्ब्रेन को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा 2 फोटो सिस्टम, और उन दोनों फोटो सिस्टम में आपको एक फोटो सिस्टम जो सबसे पहले बैठा दिखाई दे उसी का नाम आप देते हैं PS2, और जो दूसरी तरफ दिखाई दे वो PS1। तो आपके पास में इस पूरी यूनिट के अंदर जो PS2 दिखाई देता है, इसको हम P680 के नाम से भी जाना जाता है, इसको बोला करते हैं, या फिर यहाँ पर P700 के नाम से इसको बताया करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में जो ये यूनिट है, क्योंकि 680 नैनोमीटर की मैक्सिमम पीक पर काम करती है, इसीलिए इसका नाम जो है वो P680 पड़ गया, और उसी चीज को यहाँ क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया है, तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या चला जाना चाहिए बेटा, वो 680 नैनोमीटर इसका आंसर जाएगा। दूसरी चीज और हमसे क्या पूछ सकता है भाई यहाँ पर कि जो PS2 है उसकी लोकेशन क्या है, तो PS2 की जो लोकेशन है आपके पास कहाँ मिलेगी, ये मिलेगा आपको थाइलाकॉइड के अंदर। तो ये हमको पाया जाता है थाइलाकॉइड के अंदर, या हम सिंपली बोले थाइलाकॉइड का जो हमारा मेम्ब्रेन वाला पार्ट है उसके जगह पर ये पाया जाता है। जबकि हम अगर इस PS1 को देखें तो ये थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर भी मिलता है और स्ट्रोमा लैमेली में भी पाया जाता है। तो सवाल का जो रेंज है, जो डेप्थ है, वो बहुत ज्यादा नहीं है, आपको उतना बेसिक्स एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो यस, हमारा जो आंसर है फिलहाल के लिए D मिला हमको। फिर देखें भाई अगला सवाल, ये है हमारे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ ऐसे बोले कि मोस्ट रिपीटेड तरीके के सवाल। तो ये जो सवाल है यहाँ पर ये पूछे जाते हैं बेटा हार्मोन वाले पार्ट से। इसका मतलब अब क्या हुआ, आपके दिमाग में क्या चमकना चाहिए कि जितने भी आपके पास में प्लांट के हार्मोन है ना, एनिमल के नहीं, हम यहाँ बात कर रहे हैं प्लांट के हार्मोन की, और इन प्लांट के हार्मोन्स के जितने भी बेटा आपके पास रोल हैं वो आप गलती से भी स्किप करके ना जाएं। ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से दिमाग में बिठाना ही बिठाना है। कहता है कि आपके पास में वो कौन सा हार्मोन है, विच हार्मोन प्रोमोट इंटरनोड की या पेटियोल की इलोंगेशन, यहाँ पे इलोंगेशन है बेटा ये, ठीक है, ये इलोंगेशन है, इसकी इलोंगेशन करवाता है, और कहाँ पर करवाए, डीप वाटर के अंदर जो चावल का पौधा होता है वहां पर ये काम कराता है। तो अगर आप ये पैराग्राफ बहुत अच्छे से पढ़े हैं जहां पर आपको प्लांट हार्मोन के रोल बताए गए हैं, आपको एकदम क्लियर याद आ जाएगा, सीधा सीधा दिमाग में चमक जाएगा कि ये बात इथाइलिन के पैराग्राफ में दी गई है। ये इथाइलिन का रोल होता है कि जो पेटियोल है या फिर जो आपकी इलोंगेशन का मेन काम है इंटरनोड का, वो राइस के पौधे के अंदर में कौन कराता है, इथाइलिन कराता है। काइनेटिन 2,4-D और GA3 का ऐसा कोई भी रिलेवेंट काम नहीं होता जहां पर वो चावल के पौधे में ये इलोंगेशन कराए। तो अब ये टॉपिक कुछ ऐसा है बेटा कि
ये तुम्हें आता है तो आता है, तुम्हें नहीं आता तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई स्कोप नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट ला के तुम इसे सॉल्व कर लो। तो ये थोड़ा सा क्रैमिंग वाला टॉपिक है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, इससे सवाल आता जरूर है भाई। अगला सवाल देखते हैं भाई हम। कहता है कि आपने कुछ फाइटो हार्मोन को जुवेनाइल कॉनिफर्स के ऊपर में जो है स्प्रे किया, ठीक है, आपके कॉनिफर्स थे और वो अभी बहुत यंग स्टेज में है, उनके ऊपर आपने जैसे स्प्रे किया तो यहां से उनका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो जल्दी से अटेन हो जाता है। ऐसा काम कौन करा सकता है जिससे कि आपका जो मैच्योरिटी पीरियड है इन कॉनिफर के अंदर जल्दी से अटेन हो जाए? तो एक तो भाई जिब्रेलिक एसिड हो सकता था जो ये काम कराए। जिएटिन ऐसा कोई काम नहीं कराया करता है, जिएटिन का काम इस कॉनिफर से रिलेवेंट में कभी भी रिलेवेंस में आपको नहीं दिखेगा। एब्सिसिक एसिड का काम थोड़ा सा नेगेटिव हुआ करता है क्योंकि वो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता, उनको रिड्यूस करता था, तो एब्सिसिक एसिड को भी आप हटा दीजिए। फिर आपके पास में आता है इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, जिसको वो बोलना चाहें तो आसान शब्दों में ऑक्सिन भी कह सकते थे, लेकिन ऑक्सिन का भी जुवेनाइल कॉनिफर में कोई लेना देना नहीं होता। तो इसका मतलब हमारे पास जो जिब्रेलिक एसिड नाम का एक हार्मोन है या फिर जिसको आप जीए के नाम से भी जानते हैं, उसका काम है कॉनिफर्स के ऊपर अगर स्प्रे कर दिया जाए तो बहुत तेजी से इन प्लांट्स के अंदर में उनके कोन्स की या फिर उसका मैच्योरिटी पीरियड को अटेन करने में मदद करेगा, हेल्प करेगा। अगला सवाल देखते हैं भाई। सेम लेवल का सवाल देखो, एक बार 2023 में आया नॉर्मल पेपर, फिर उसके बाद मणिपुर एरिया में जब ये पेपर दोबारा से कंडक्ट कराया गया, सेम तरीके का सवाल उठाया गया है, जहां पर वो क्या इंडिकेट कर रहा है, आपके पास ये कुछ हार्मोन और उनके रोल कौन से हुआ करते हैं बेटा। सिंपल सिंपल चीज पूछ रहा है। तो आप फिर से सेम चीज करें भाई, जो चीज आपको आती है यहाँ पे मैच करनी, पहले उसको कॉन्फिडेंस के साथ मैच करें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो इथाइलिन है उसका काम क्या होता है? उसका काम मेनली आपको मिलता है फीमेल फ्लावर की फॉर्मेशन कराना क्यूक्यूम्बर के पौधे के अंदर में। तो हमारे पास डी का आंसर तो मुझे पी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आर क्यू और एस मिला, तो डी का आंसर पी यानी कि बी तो मेरा उत्तर होना चाहिए था। पर बाकी ऑप्शन को भी एक बार क्रॉस चेक करें तो कहता है ऑक्सिन जो है वो पाइनएप्पल के अंदर में फ्लावरिंग करता है, ये बात बिल्कुल यहाँ पर सही दी गई है। उसके अलावा आपके पास में जो ऑप्शन है जिब्रेलिन का, कहता है ये आपके पास ग्रेप की जो स्टॉक है, इलोंगेशन है, उसको करा देता है। यानी कि अगर आपके पास में कोई अंगूर की बेल है तो उसकी जो लेंथ है उसको बढ़ाने का काम आपका जिब्रेलिन कर सकता है या जिब्रेलिक एसिड कर सकता है। अंत में आपके पास जो साइटोकाइनिन है, इसका काम है एपिकल डोमिनेंस को जो है वो ओवरकम कर देना, क्योंकि ये ऑक्सिन से बिल्कुल ऑपोजिट काम कर रहा है, आपके पास में एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करा दिया। तो हमारे पास आंसर मिला बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में जो प्लांट हार्मोन है बेटा, उनके रोल को आप मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट या फिर डायरेक्ट सवाल के फॉर्म में बहुत आराम से देख सकते हो। ये टॉपिक इस चैप्टर के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हुआ। अगले सवाल पर चलते हैं भाई। फिर से अरे सवाल के नेचर को समझो। अब 3-4 सवाल हमने बनाए हैं, कुछ क्वेश्चंस जो अभी तक लास्ट ईयर के देखे, बहुत ज्यादा पिछले जाओगे और क्वेश्चंस में तो भी सेम पैटर्न तुमको देखने मिलेगा। अब फिर से प्लांट के हार्मोन के रिलेटेड, उसने रोल के रिलेटेड एक सवाल पूछा है, जरा देखें। प्रोडक्शन हो रही है क्यूक्यूम्बर की, अच्छी बात है, has increased manyfold in recent year, क्यूक्यूम्बर की, खीरे की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है कुछ ईयर्स में। एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन, कौन सा वो हार्मोन है जो इनके ऊपर छिड़का गया है जिसके कारण आपके पास इनकी यील्ड जो है वो बढ़ गई है। और साथ में इसका काम जो है एक और बता दिया कि ये फीमेल फ्लावर को भी प्रमोट करता है कुछ पर्टिकुलर प्लांट जैसे कि पाइनएप्पल सॉरी क्यूक्यूम्बर के अंदर में। तो वो कौन सा पर्टिकुलर आपके पास में हार्मोन होना चाहिए? अरे अभी जरा देखें जो पिछला क्वेश्चन सवाल देखें जरा। तो अगला सवाल है आपका इकोसिस्टम, जो इकोलॉजी वाले जो चैप्टर है उनसे रिलेटेड, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जहां पर इंटरैक्शंस जितने भी दिए गए हैं भाई, ये जो हमारे पास दिया गया है टॉपिक पॉपुलेशन के अंदर दिए गए इंटरैक्शंस वाला, तो आपके पास पॉपुलेशन और उनके अंदर का इंटरैक्शन, ये टॉपिक हमारे लिए बेहद बेहद जरूरी है। यहाँ इस चैप्टर से भी सेम
क्वेश्चंस को आप रिपीट मोड में आराम से देख सकते हो। तो ये तो 2023 में कुछ पूछा गया सवाल है जिसमें हम मैच करने की कोशिश करते हैं। तो कहता है म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है बेटा सिंपली प्लस और प्लस दिखा पाना। तो ए का आंसर जो है वो 4 होना चाहिए था, कहीं पे ए का आंसर जो है 4 दिखाई नहीं दे रहा, आंसर मुझे मिल चुका है। अब आपके पास ये तो एक बार सिंबल लिखे हुए हैं, एक बार इनके एग्जाम्पल भी दे करके वो पूछ सकता है। तो यहाँ पर कॉमेंसलिज्म को अगर बात करें तो कॉमेंसलिज्म अर्थात यानी मतलब आपके पास एक को बेनिफिट होगा, दूसरा एकदम न्यूट्रल कंडीशन में रहेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता। अब इसी कॉमेंसलिज्म का अगर मैं एक नाम लिख दूं तो जैसे कैटल एरगेट के साथ में रहती है, कैटल एरगेट जो है कैटल्स के साथ साथ में जब रहती है तो कैटल को मूवमेंट करते टाइम उन चिड़िया से कोई फायदा नहीं होता, लेकिन जब कैटल्स मूव करती हैं तो जो कीड़े मकोड़े उड़ते हैं उसकी मदद से कैटल एरगेट उन कीड़ों मकोड़ों को खाती है, तो उसको फायदा पहुंचा, लेकिन उससे गाय को, भैंस को, कैटल को कोई फायदा नहीं होता, वो न्यूट्रल मोड में है। वो इसका एग्जाम्पल हुआ करता था। फिर इसी तरह एक मिनट भाई, कमेंसलिज्म उल्टा हो गया, एक मिनट। कमेंसलिज्म अपने पास में नेगेटिव और पॉजिटिव रहेगा, सॉरी नेगेटिव और न्यूट्रल रहेगा, जबकि आपके पास में अमेंसलिज्म और जो ये यूनिट है, रुको भाई, एक मैच द फॉलोइंग कुछ गलत हुई, आपके पास में कुछ तो ऑप्शन में गड़बड़ है, एक मिनट भाई। तो भाई इसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि आपके पास में जो पॉपुलेशन है उनकी इंटरैक्शंस को जरा देखो। तो यहाँ पर आपका फिर से एक टॉपिक आया भाई, कौन सा? पॉपुलेशन और उनकी इंटरैक्शन का। ये देखें भाई, तो पॉपुलेशन और उनके बीच में होने वाले इंटरैक्शन के नाम क्या होने चाहिए बेटा, और उसके साथ ही में उनके कौन से एग्जाम्पल हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो अब मैच करके देखते हैं फटाफट से हम। म्यूचुअलिज्म यानी कि दोनों चीजों को बेनिफिट हो रहा है, तो आपको मिला एक बार प्लस और दूसरा भी प्लस प्लस, तो यानी कि ए जो है उसका आंसर 4 होना चाहिए। हर जगह पर इसका आंसर 2 दिया गया है, इसलिए आंसर तो ए मुझे मिल चुका है। बाकी चीजें भी मैच करें भाई। कमेंसलिज्म यानी कि आपके पास में एक को फायदा और दूसरा न्यूट्रल कंडीशन। एग्जाम्पल के लिए आपके पास में कैटल के साथ में रहने वाली, इन कैटल के साथ में रहने वाली कैटल की एरगेट, कैटल एरगेट, तो इन दोनों में कैटल को कोई ना नुकसान है ना कोई फायदा है, जबकि कैटल एरगेट को फायदा होता है चिड़िया को। जब कैटल्स मूव करती हैं तो जो भी कीड़े उड़ते हैं उसको ये कंज्यूम कर लेते हैं। तो कमेंसलिज्म में भाई एक का फायदा और दूसरा न्यूट्रल कंडीशन में, जबकि आपके पास अमेंसलिज्म में एक का नुकसान और दूसरा न्यूट्रल कंडीशन, और पैरासिटिज्म के अंदर में एक का नुकसान और एक का फायदा हुआ करता है। तो यार ये चार्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस सेंस से। अब सेम सवाल देखिए, फिर से सेम सवाल, पर अब की बार अंतर किस चीज का बेटा, अब की बार इस जगह पर उस इंटरैक्टिंग स्पीशीज यानी कि उसका एग्जाम्पल आपको लिख करके दे दिया गया है, बात और कोई यहां पर चेंज नहीं करी गई है। एक लेपर्ड है और एक लायन है जो कि एक जंगल में, ग्रासलैंड में साथ रहा करते हैं। इन दोनों के अंदर बेटा आप जब साथ साथ में इनको देखेंगे तो आपको दिखेगा काफी ज्यादा डेंस कंपटीशन, दोनों साथ में कंपीट करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो है उसका ऑप्शन तो अपने पास फर्स्ट बनना चाहिए। दो ऑप्शन हमारे पास एलिमिनेट हो चुके हैं। आपके पास में कुकू जो कि एग ले कर देती है कौवे के नेस्ट के अंदर में, इसको बिल्कुल ब्रूड पैरासिटिज्म बोला जाता है, ये नाम बकायदा हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है। एक पंजा है और एक रूट है, हायर प्लांट के माइकोराइजा के साथ में रहता है, दोनों का रिलेशन एक दूसरे को फायदा पहुंचाने वाला यानी कि म्यूचुअलिज्म हुआ। और कैटल एरगेट और कैटल एक फील्ड में अगर रहते हैं तो वो बिना कमेंसलिज्म, एक को फायदा पहुंचा और दूसरा न्यूट्रल गियर में रहा जिसको फर्क नहीं पड़ा। तो भाई एक तरीके से सीधा सीधा मैच हो, ए का 1, बी का 2, सी का 4 नहीं होना चाहिए था, सी का 3rd और डी का 4th। तो सीधा सीधा मैच द फॉलोइंग यहां पर दिया था 2023 के इस मणिपुर के पेपर के अंदर में। अगला सवाल देखें कुछ इकोलॉजी से रिलेटेड, जहां कहता है कि आपके पास जीपीपी माइनस आर दिया गया है एनपीपी के बराबर। इसने पूरा प्रोडक्टिविटी का ये फॉर्मूला आपको लिख करके दे दिया है कि कैसे ये प्रोडक्टिविटी निकाली जाती है। तो जीपीपी यहां पर दिखा रहा है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और कहता है एनपीपी है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, पर यहाँ आर क्या चीज है आप बस उसको बता दीजिए। कोई कैलकुलेशन, कोई सॉल्व करना, कोई ग्राफ कुछ नहीं दिया है यहाँ पर। तो आपके पास बेटा ये जो आर हुआ करता है ये रिप्रोडक्टिव एलोकेशन नहीं है, ये फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन जिसको
आप PAR कहते हैं, ये वो भी नहीं है। आपके पास रेस्पिरेटरी कोशेंट RQ, ये उसको भी रिप्रेजेंट नहीं करता, ये रिप्रेजेंट करता है रेस्पिरेटरी लॉस को। जो भी रेस्पिरेटरी लॉस आप ग्रॉस प्रोडक्टिविटी में से हटा देते हैं वो बन जाया करता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी वो बची हुई प्रोडक्टिविटी या बायोमास का लेवल जो अगले ट्रॉफिक लेवल पर जाने वाला होता है। तो यहाँ से जितने भी सिंबल्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी इनके ग्राफ हैं, वो आपको बिल्कुल अपने टिप्स पर रखने होंगे। अगला सवाल देखते हैं भाई। इसी चैप्टर के अंदर, इकोसिस्टम चैप्टर के अंदर स्टेटमेंट वाले सवाल इसने बनाए। पहला स्टेटमेंट बोला कि आपके पास जो डिकम्पोजिशन है, वो डिकम्पोजिशन की फिनोमिना इज अ प्रोसेस इन विच डेट्रिटस को डिग्रेड किया जाता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय माइक्रोब्स। ठीक है, बोलता है डिकम्पोजिशन का मतलब है कोई एक चीज है डेट्रिटस नाम की, जिसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है, उसको आप इनऑर्गेनिक में सिंपलर चीजों में कन्वर्ट करा दीजिए। तो क्या एक डिकम्पोजिशन की ये क्लासिक डेफिनेशन होती है या नहीं होती है, उसको देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है कि आपके पास में डिकम्पोजिशन का काम कराते समय डिकम्पोजिशन फास्टर होती है जब डेट्रिटस के अंदर लिग्निन और काइटिन पाया जाए। तो यहां पर ये स्टेटमेंट के अंदर कुछ गड़बड़ है। देखो क्या गड़बड़ है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो कहती है वो सिंपली ये बात कहना चाहती है डेट्रिटस जिसके अंदर ढेर सारा ऑर्गेनिक मैटर है, इस ऑर्गेनिक मैटर से तुमने क्या क्रिएट कर दिया बेटा, इनऑर्गेनिक सामान क्रिएट कर चुके हो तुम। ये एकदम सही बात है, यहाँ पर सही बात है। लेकिन जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है बेटा, लिग्निन और काइटिन के बैठ जाने से कभी भी ये चीजें फास्टर नहीं होती, ये बहुत स्लो हो जाती हैं, क्योंकि काइटिन और लिग्निन जहां पर भी आएंगे वो उन चीजों को बहुत स्लो करेंगे। जबकि नाइट्रोजन का कंपाउंड अगर यहाँ ज्यादा होगा तो आपके पास में ये पूरी प्रोसेस तेज हो जाएगी। तो स्टेटमेंट 1 हमारी करेक्ट मिली, जबकि स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट मिली। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। हमारा आंसर उस हिसाब से डी होना चाहिए, एक बार करेक्ट एक बार इनकरेक्ट। अगले सवाल पर चलते हैं भाई। अब कहता है 2023 में फिर से एक सवाल उठा करके कि आपके पास में इविल क्वार्टेट इन सब में से कौन सी चीज होती है। इविल क्वार्टेट वो 4 मेन कारण हैं बेटा जो बायोडाइवर्सिटी के लॉस में आपको बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी का लॉस किन वजह से होता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस के मेन रीजन क्या है। तो इसके 4 मेन रीजन है या इसके जो मेन कारण है, तो वो कारण आपको याद रखने हैं। पर ये कहता है कि 4 कारण मत बताओ, मुझे बताओ सबसे जरूरी कारण। अमंग द इविल क्वार्टेट, उन 4 कारणों में से कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से स्पीशीज की एक्सटिंक्शन हो जाती है, स्पीशीज ही गायब हो जा रही हैं। तो अपने पास में सिंपली ओवर एक्सप्लॉयटेशन और इकोनॉमिक गेन, फॉर इकोनॉमिक गेन ये चीज नहीं पाई जाती भाई। एलियन स्पीशीज का इन्वेजन एक इविल क्वार्टेट है, पर लेकिन वो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा नहीं। को एक्सटिंक्शन भी एक इविल क्वार्टेट है, लेकिन उसकी वजह से भी मेजर फर्क नहीं पड़ता। मेजर फर्क पड़ता है इन 2 चीजों से, जो कि है एक हैबिटेट लॉस और दूसरा फ्रैगमेंटेशन। तो आपको ये रीजन पता होने चाहिए और उसके अलावा उनमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बेटा। आगे देखते हैं भाई। फिर से सेम तरीके का एक सवाल उठाया गया, दोबारा जो पेपर रिपीट होते हुए आपको मिला जिस नेक्स्ट ईयर में। फिर से बोला इनमें से कौन सा कॉज है बायोडाइवर्सिटी के लॉस का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी का लॉस, कौन से इनके रीजन होते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, फ्रैगमेंटेशन, हैबिटेट लॉस, हमें ये तीनों कारण एकदम सही दिखाई दे रहे हैं। क्लाइमेट का चेंज ओनली, अरे क्लाइमेट चेंज को तो यहां काउंट भी नहीं करते हम। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ओनली, फिर गलत किया। हैबिटेट का लॉस और फ्रैगमेंटेशन ओनली, यहां पर बेटा अब मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं पूछा इसने, चारों के चारों रीजन या जो रीजंस हैं वो पूछ लिए, क्योंकि नीचे के दिए गए ऑप्शंस में यहां ओनली ऐड कर दिया गया, इस वजह से ये आंसर्स गलत हुए। जबकि ए ऑप्शन के अंदर में ओवर एक्सप्लॉयटेशन, फ्रैगमेंटेशन और हैबिटेट लॉस सही लिखा था, बस एक यहां पर कम है। अगर हम ये ऐड कर दें एलियन स्पीशीज का इन्वेजन करा देना, तो हमारा जो उत्तर है वो पूरा करेक्ट हो चुका है। अभी भी करेक्ट है क्योंकि आगे कोई ओनली जैसा वर्ड नहीं लिखा गया था। तो यस, बायोडाइवर्सिटी के लॉस रिलेटेड आपको सवाल बार बार हर ईयर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। फिर से देखो
नाम लिए और हाजिर। हैबिटेट लॉस और फ्रैगमेंटेशन। अब तुम देखो जरा ध्यान से, क्या वो तुमसे सवाल रिपीट करा एक भी बार? नहीं किया, लेकिन सेम चीज को जो अभी ऑप्शन में दी गई थी अब वो क्वेश्चन का पार्ट बन चुकी है। हैबिटेट लॉस और फ्रैगमेंटेशन, साथ ही में ओवर एक्सप्लॉयटेशन और एलियन स्पीशीज का इन्वेजन। अरे ये क्या वो 4 कारण ऊपर लिख दिए उसने बोला कि आपके पास ये जो काम ऊपर दिए गए हैं, जो लिखे गए हैं, ये चारों के चारों जो काम हैं ये एग्जैक्टली कॉज करता क्या है। अब बिल्कुल उल्टा कर दिया सवाल को। तो इसका काम क्या था बेटा? इसका काम नेटैलिटी नहीं है, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन नहीं है, कंपटीशन नहीं है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस करा देना है। फिर से भाई कान ऐसे पकड़ा है या एक बार ऐसे पकड़ा है? कभी ऑप्शन में चीजें लिख दी, कभी ऑप्शन की चीज को क्वेश्चन में उठा के लिख दिया। कॉन्सेप्ट तो नहीं हिलाना, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा यहाँ पर। तो उसी हिसाब से आंसर आपने बायोडाइवर्सिटी का लॉस मार्क कर दिया। एक सवाल और देखें, जब यहां पर देखा तो आपको क्या मिला कि जो करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर है वो आप लगाइए। आपके पास में कौन सी स्पीशीज ज्यादा है और कौन सी कम है, अगर हम एक एस्टिमेटेड नंबर के फॉर्म में इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो आपके पास अमेज़न फॉरेस्ट की ये जो डिटेल है, जो डाटा है, अब ये कहां से लेकर के आऊं मैम? मैं कहां से याद कर लूं? तो अब तुम्हारी बुक के अंदर बेटा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी गई है, जहां पर इस तरीके का एक चार्ट है और उस चार्ट के अंदर में, रुको भाई बना देते हैं इसको, उस चार्ट के अंदर में जो मैक्सिमम डिवीजन दी गई है या मैक्सिमम स्पेस दिया गया है, किसको दिया गया है भला? आपके इनवर्टिब्रेट्स को दिया गया है। पहली बात तो आपके इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर प्लांट, फिशेस, बर्ड, इनवर्टिब्रेट और मैमल था। इनवर्टिब्रेट का एरिया कैप्चर सबसे ज्यादा होता है, तो यानी कि बी तो सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो ये आंसर तो पहले ही एलिमिनेट कर लीजिए। फिर उसके बाद में आपके पास में सबसे ज्यादा मिलेगा आपको इनवर्टिब्रेट। उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा बेटा प्लांट, और प्लांट के बाद में आपके पास जो लेयर्स हैं, जो लेवल्स हैं, वो थोड़े से देखो सेम कर दिए गए हैं। ABACED है और वहां पर EDC करके आपको लेवल दे दिए गए हैं। तो यहां पर इन दोनों के अंदर जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आपको क्या चेंज देखने को मिल रहा है? इस पूरे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मैं मैच करने की कोशिश करूं तो मेरे पास में सबसे ज्यादा प्लांट मिलेंगे भाई, वो एकदम बात सही है। उसके सबसे ज्यादा इन्वर्टिब्रेट मिलेंगे, दूसरे नंबर पर मेरे पास मिलेगा प्लांट, और उसके बाद में मेरे पास जो चीजें ज्यादा होती हैं वो मिलती हैं बेटा मुझको फिशेज। तो यानी कि जो अपना करेक्ट आंसर हुआ वो बनेगा ए। तो आपके पास में जो फिशेज का लेवल है वो थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू बाकी जो और ऑर्गेनिजम्स हैं उनके। ठीक भाई, अब चलते हैं भाई अगले सवाल के ऊपर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टॉपिक से रिलेटेड मिला। अब ये जो टॉपिक मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर में। और ये जो सिट्रस कैंकर आपको दिया गया है, एक डिजीज का नाम यहाँ पर है, ये डिजीज करता कौन है? तो आपके पास में कॉजल एजेंट कुछ अलग से नाम लिखे हुए हैं भाई, आपके बैक्टीरिया, सॉरी ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर के अंदर जहां पर बैक्टीरिया की डिस्क्रिप्शन है, वहां पर कुछ नाम दिए गए हैं कौन सी बीमारी और उनका कॉजल एजेंट कौन होता है उसके रिलेटेड बेटा। तो यहां पर ये क्वेश्चन में कहता है कि आपके पास में सिट्रस कैंकर नाम की बीमारी, तो पहली बात तो उसने एक बीमारी का नाम आपको लिख कर दिया। सिट्रस कैंकर कौन करता है, कौन सी स्पीशीज है जो ये बीमारी करेगी? तो अल्टरनेरिया, एर्विनिया, स्यूडोमोनास ये काम नहीं किया करते बेटा, सिंपली ये काम करता है ज़ैंथोमोनास। तो आपके पास में ये जो टाइप के क्वेश्चंस हैं ये थोड़ा सा फैक्ट है, सीधा सीधा इसका नाम है, क्योंकि आप ना तो इनकी लाइफ साइकिल या कोई और डिटेल पार्ट पढ़ते हो, आप सिंपली इनके सीधा सीधा नाम याद कर सकते हो। तो यह सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर में आपको ये कुछ नाम वहां पर देखने को मिल जाएंगे। फिर रीनीट जब 2024 में हुआ, वो कयामत की रात, उस दिन आपके पास में रीनीट का फैसला आया और कुछ दोबारा जब पेपर हुआ उसकी भी एनालिसिस कर लेते हैं ना, वो दूर थोड़ी ना है पेपर, वो तो अभी जस्ट पहले ही हुआ है, तो उसकी एनालिसिस तो हमको पूरा अपने पेपर में रिफ्लेक्ट होते दिखेगी। तो मैच द फॉलोइंग के लिए बिल्कुल आप तैयार रहें, कमर कस लें, आपको ऐसे सवाल भर भर के आपके पेपर में मिल जाएंगे। मैच करने की कोशिश करी जाए कि आपके
लिस्ट के अंदर कुछ चीजें दी गई हैं, कुछ नाम हैं, और लिस्ट 2 में उससे रिलेवेंट कुछ बातें लिखी गई हैं। तो फ्लेमिंग ने डिस्कवरी करी है भाई क्रोमैटिन जैसी किसी चीज की। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी है। तो बी का उत्तर जो है वो 4 होना चाहिए था। करेक्ट है जी, बी का उत्तर 4 कहीं और दिया ही नहीं गया है, इसका मतलब ए ही आंसर था। और आपके पास फ्लेमिंग ने क्रोमैटिन को डिस्कवर किया। जॉर्ज पेलेट ने आपके पास राइबोसोम की डिस्कवरी करी। और कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी बॉडीज को डिस्कवर किया, जिसका नाम चालाकी से लिखा है डिस्क शेप सैक या फिर सिस्टर्न नियर द सेल। तो इसका मतलब गोल्जी बॉडी लिखे हर बार जरूरी नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है उसने। तो 2024 के अंदर आपको कुछ इस प्रकार का ही सवाल मिल रहा है। चाहता तो लिख सकता था गोल्जी बॉडी, लेकिन उसने मेंशन नहीं किया है। अगला सवाल देखें तो मीजोजोम, तो इसका एक वन ऑफ द फेवरेट और मोस्ट रिपीटेड टाइप का एक सवाल है। मीजोजोम कहता है एक मेम्ब्रेन बाउंड, मीजोजोम जो कि सेल में मिलता है वो क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है? जी नहीं, ये मेम्ब्रेन बाउंड कोई वेसिकल का स्ट्रक्चर नहीं है। एक चेन है राइबोसोम की जो सिंगल एमआरएनए पर लगी होती हो। अगर ऐसी कोई चीज मिले तो फट से उसका नाम पॉलीजोम देना या पॉलीराइबोसोम देना, पर मीजोजोम गलती से भी मत दे देना। तो ये भी नहीं होगा उत्तर। स्पेशल स्ट्रक्चर है जो बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से, बिल्कुल सही बात है, जिसके रूप रंग आपको कुछ इस प्रकार से भाई, कभी तो वेसिकल के फॉर्म में, कभी इस लैमेला के फॉर्म में, या कभी इस तरीके से ऊपर नीचे की तरफ यूनिट पैरेलल भी मिल जाती है। मीडियम साइज का क्रोमोसोम ये नहीं हुआ करता। आपके पास मीजोसोम सिंपली क्या है? एक मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। फिर इस मीजोसोम के बेटा कुछ रोल भी दिए गए अपनी किताब में, तो आपको इस मीजोसोम के जो रोल हैं वो भी अपने दिमाग में बिठा कर रखने हैं, उनसे भी क्वेश्चन एज इट इज रिपीट करके पूछे जाते हैं। अगले कुछ सवालों के ऊपर चलें अगर हम, तो देखो भाई फिर से आपके पास जो रीनीट का पेपर था उसमें एक ही साल के अंदर में किस तरीके के सवालों को वो रिपीट कर दे रहा है। क्या अभी ऐसी सेम इंफॉर्मेशन आपने कुछ देर पहले अभी देखी? बोलो, ऐसी सेम इंफॉर्मेशन हमने देखी। तो एक ही चैप्टर के अंदर रिपीट करते हुए वो चीज़ों को, टॉपिक्स को उठा रहा है। इसका मतलब आपको इन सभी की रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, इनका फंक्शंस पता होना चाहिए। तो आपके पास में F1 पार्टिकल, या जिसको हम F0 F1 पार्टिकल कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ये काम करता है एज एटीपी सिंथेस। ये लीजिए, ये काम करता है एज एटीपी सिंथेस। तो भाई ए का तो अपने पास में फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए था। ए का फोर्थ ऑप्शन अपने पास 3 जगह दिया गया है। हिस्टोन्स जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? हिस्टोन का इस्तेमाल होता है जब क्रोमोसोम की पैकेजिंग करेंगे। तो बी अपने पास में फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए था। बी का फर्स्ट ऑप्शन जो है अपने पास में बस 2 जगह से एलिमिनेशन कर चुके हैं हम। एक ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और दूसरा ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। एक्सोनीम कोर पार्ट होता है सिलिया का, और जो सिस्टर्ने हैं ये गोल्जी बॉडी का पार्ट हुआ करते हैं, यानी कि डी का आंसर जो है वो थर्ड होना चाहिए था, और जो सी था अपने पास में वो सेकंड होना चाहिए था। तो आपके पास में सी का सेकंड, ए का 4 और डी का थर्ड जो ऑप्शन है, डी का जो थर्ड ऑप्शन है वो एक ही जगह देखने को मिल रहा है, एंड दैट इज आपका बी ऑप्शन। तो आंसर जो है वो हमारा बी हो जाना चाहिए। बी हमारा उत्तर होगा यहां पर। फिर से आपके पास रीनीट के अंदर में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से भर भर के सवाल, चाहे मैच द फॉलोइंग हो, चाहे स्टेटमेंट वाले सवाल हो, पूछे गए हैं। इसका मतलब ऑर्गेनली और उनके काम, ऑर्गेनली और उसकी शक्लें, ये आपको गलती से छोड़कर नहीं जाना है। स्टेटमेंट पहला कहता है कि आपके पास कंसेंट्रिकली अरेंज्ड है कोई सिस्टर्ने गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, और ये न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में बैठा है। ठीक है, बना लो न्यूक्लियस के पास में। तो आपका अगर ये न्यूक्लियस है बेटा, ये लो, ये यूनिट है आपकी न्यूक्लियस की यूनिट। तो इस न्यूक्लियस के भीतर, वो सॉरी न्यूक्लियस के पास में वो कह रहा है कि आपको कुछ यूनिट दिख रही है जो कि कंसेंट्रिकली अरेंज्ड है, यानी कि कुछ इस फॉर्म में बेटा। ये लो, यही तो आपके पास में कहलाती है गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी। सही बात। पर इस गोल्जी अपैरेटस की 2 शक्लें होती हैं, एक सिस फेज और एक ट्रांस फेज, एक मैच्योरिंग फेज और सॉरी एक फॉर्मिंग फेज और एक मैच्योरिंग फेज। उसी के नाम का इस्तेमाल यहाँ पर करा गया है बेटा, उसी के नाम का कुछ चुनिंदा इस्तेमाल यहाँ पर करा गया है। आप वेसिकल यहाँ से मैच्योर करके उसको चाहें तो बाहर भेज सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये फ्लो काम करता है बेटा। तो यहाँ से ये चीजें फ्लो के फॉर्म में बाहर की तरफ जाती हुई मैंने बना दी है। तो कह रहा है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जो न्यूक्लियस के पास होता है विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स, सही बात, मैच्योरिंग फेज, गलत बात,
कॉनकेव या ट्रांसफेस और फॉर्मिंग फेस दूसरी तरफ के लिए लिख दिया। अरे कॉनकेव सही था, ट्रांस सही था, पर फॉर्मिंग नहीं, उसका नाम मैच्योरिंग फेस हुआ करता है। तो स्टेटमेंट 1 को मैं करेक्ट कैसे मान लूं? वो गलत हो गई, क्योंकि इस एरिया का, इस जगह का नाम था सिस फेस और इस जगह का नाम था ट्रांस फेस। इसका नाम था अपने पास में मैच्योरिंग फॉर्मिंग फेस और उसका नाम था मैच्योरिंग फेस। तो चीजें यहाँ पर उल्टा लिख दी गई हैं। स्टेटमेंट 1 तो गलत है। स्टेटमेंट 2 कहता है नंबर ऑफ प्रोटीन जो है उनको मॉडिफाई करा जाता है सिस्टर्ने के अंदर, मतलब कुछ भी चीजें यहाँ पे मॉडिफाई होंगी, पर मॉडिफाई होने के बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स उनको रिलीज करेगा बिफोर दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द सिस फेस। अरे भाई, कोई भी चीज यहां से जा रही है और सिस फेस उसको नहीं फेंक रहा, फेंकने वाली चीज उसके लिए ट्रांसफेस हुआ करती है। तो ये जो वर्ड है ये गलत लिख दिया गया है, तो उस हिसाब से दोनों स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। तो आप आंसर इसका देंगे भला क्या, कि आपके पास बोथ स्टेटमेंट 1, रुको बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, दोनों एकदम गलत दी गई हैं। तो आप इसके नाम के अंदर बिल्कुल भी धोखा ना खा जाना, क्या सिस है, क्या ट्रांस है, कॉन्वेक्स है, वो नाम आपको बहुत टिप्स पर रखने पड़ेंगे बेटा। अगला सवाल देखते हैं, आसान सवाल एकदम। जेनेटिक्स का एक सवाल 2016 नीट 1 के अंदर पूछा गया, जहां कहता है कि कौन सा कोडॉन यहां पर स्टार्ट कोडॉन होता है। अरे AUG जो कोड करता है मिथियोनिन के लिए, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। AUG जो कोड करता है मिथियोनिन के लिए, वही काम करता है स्टार्ट कोडॉन, जबकि आपके पास UAA एक प्रकार से स्टॉप कोडॉन का काम करता है, और ये जो UAG और UGA है, इन दोनों का काम भी एक तरीके से स्टॉप कोडॉन का ही हुआ करता है। तो सवाल में कुछ बदलाव भी अगर कर दे तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि कौन से वो 3 तरीके के कोडॉन हैं जो स्टॉप कोडॉन का काम करते हैं, और ऑप्शन में आपको ये 3 नाम दे दिए जाए। तो सेम काम किया जा सकता है भाई, यहाँ पर भी हमें कॉन्सेप्ट के चीजों को पकड़ना है रादर देन पूरे क्वेश्चन का रट्टा मारना। फिर कहता है बहुत सारे राइबोसोम, ये लीजिए, बहुत सारे राइबोसोम जो हैं वो एक सिंगल mRNA के ऊपर अटैच हो जाते हैं और उनकी मल्टीपल कॉपी बना दी जाएगी। जब पॉलीपेप्टाइड आपको बनाना होगा तो वो मल्टीपल कॉपीज जो है पॉलीपेप्टाइड की बना सकता है एक ही टाइम पर। ऐसे राइबोसोम के ढेर सारे जो यूनिट अटके हुए हैं आपके mRNA के ऊपर, उसको क्या बोला जाता है, ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि आपने अगर एक mRNA के ऊपर कुछ राइबोसोम्स को चिपका दिया तो ऐसी यूनिट का नाम क्या दिया जाता है बेटा, इसका नाम दिया जाता है पॉलीसोम, या फिर आप इसको चाहें तो प्यार से पॉली राइबोसोम भी बुला सकते हैं। प्लास्टिडोम, पॉलीहिड्रल बॉडी, ये सब यूनिट यहाँ नहीं पाई जाती हैं। ये 200 नहीं था, 2018 का सवाल था। इतनी आगे अभी हम नहीं बढ़े हैं, ठीक है, हम 2018 में ही जी रहे हैं फिलहाल। तो आपके पास में यस ये कुछ क्वेश्चन। अगला फिर से जेनेटिक्स का एक सवाल 2020 में पूछा गया, एकदम बेहतरीन और आसान सवाल। देखो वो कहता है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। तो पहला कीवर्ड अपने को मिल गया कि हमको बतानी है कौन सी चीज एकदम करेक्ट है। कहता है एडिनाइन पेयर करता है थाइमिन के साथ। हाँ भाई हमको पता है एडिनाइन थाइमिन के साथ पेयर करता है, और एडिनाइन थाइमिन के साथ पेयर करते टाइम 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड बनाता है और गुआनिन साइटोसाइन के साथ 3 पेयर बनाता है। बात करेक्ट पूछी थी, करेक्ट मिल गई, हमको आंसर मिल चुका है। फिर कहता है एडिनाइन पेयर करता है थाइमिन के साथ 1 बॉन्ड के लिए, गलत। एडिनाइन पेयर करता है थाइमिन के साथ 3 H बॉन्ड से, गलत। और कहता है एडिनाइन तो पेयर ही नहीं करता थाइमिन के साथ, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। तो आपके पास में ये बेसिक सिंपल चीज इसने क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछी है, बेसिक्स को कभी भी आप स्किप ना करके जाएं, ये तो बहुत भारी भूल हो जाएगी भाई। प्यूरिन्स के नाम बताएं जो DNA और RNA दोनों के अंदर ही पाए जाते हों। तो बेटा सिंपल सी बात है ना, आपको पता होना चाहिए प्यूरिन होते कौन से हैं, और आपको पता होना चाहिए पायरिमिडीन कौन से होते हैं। तो पायरिमिडीन की स्पेलिंग ज्यादा तो उसके नाम भी ज्यादा। आपके पास में साइटोसाइन, यूरासिल और थाइमिन तीनों चीजें पायरिमिडीन का एग्जाम्पल, और प्यूरिन के एग्जाम्पल के लिए आप सिंपली एडिनाइन और गुआनिन लिखा करते हैं, जिनमें से अगर मैं एलिमिनेट करूं तो मेरे पास जो A, G और C और T हैं सारी चीजें DNA में मिलती हैं एक्सेप्ट U आपको RNA में मिलेगा और T आपको DNA के अंदर मिला करता है। बाकी सारी चीजें दोनों में कॉमन है, लेकिन सवाल में आपको पूछा गया है किसके बारे में बेटा, प्यूरिन के बारे में। तो आपको सिंपली पहली बात तो प्यूरिन्स को ढूंढना है, रैंडम चीज नहीं देखनी। साइटोसाइन और थाइमिन
क्या डीएनए दोनों के अंदर मिलता है? भाई थाइमीन तो पहली बात मिलता नहीं, और साइटोसाइन और थाइमीन प्यूरिन नहीं, पैरामिडीन है। एडिनाइन और थाइमीन, पर थाइमीन भी आपके पास में अगेन पैरामिडीन का पार्ट है, प्यूरिन का पार्ट नहीं है। एडिनाइन और गुआनिन ये दोनों चीजें हैं जो प्यूरिन भी हैं और डीएनए आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। जबकि गुआनिन और साइटोसाइन, जिसमें से गुआनिन तो सही था पर साइटोसाइन एक प्यूरिन नहीं पैरामिडीन हुआ करता है बेटा। तो इसीलिए जो उत्तर हुआ वो एडेनाइन और गुआनिन अपने पास में मिलेगा। अगला सवाल कहता है कि कौन सा वो ग्रोथ का मॉडल है जो ज्यादा रियलिस्टिक है। अब अगर तुम इकोलॉजी को थोड़ा रिकॉल कर पाओ तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व्स के अंदर में आप ये देखते हैं जो रिसोर्स होते हैं अपने पास, रिसोर्सेज एक तरीके से लिमिटिंग फैक्टर का काम करते हैं। तो जिस भी एक पर्टिकुलर ग्रोथ मॉडल के अंदर में रिसोर्स को आप कैलकुलेट करेंगे, उसको मान के चलेंगे कि वो एग्जिस्ट करता है, वही सबसे ज्यादा रियलिस्टिक होगा। क्योंकि अगर तुमने मान लिया कि जो आपके पास में रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड है, तो ये तो एक अजम्पशन है, रिसोर्सेज कभी भी अनलिमिटेड नहीं हो सकते। तो आपके पास सीधा सीधा जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व होता है, जहां पर शेप आपको कैसी मिलेगी बेटा, सिग्मोइड तरीके की, उसके अंदर आपको हमेशा रिसोर्सेज लिमिटिंग फैक्टर में दिखाई देंगे, और वो इसीलिए मोस्ट रियलिस्टिक फैक्टर की तरह काम करेगा। अगला सवाल देखते हैं, एक फिग है और एक वॉस्प है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप पाया जाता है? तो बेटा सिंपल सी बात है, जो आपके पास में फिग का ट्री है, इसकी यहाँ पर पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो करवाने में हेल्प करता है आपका वॉस्प, और वॉस्प का जो फायदा है वो यहाँ से क्या होता है, इसको एक एरिया मिलता है, इसको सिंपली एक स्पेस मिलता है, इट गेट स्पेस फॉर एग लेइंग, अंडे रखने के लिए उसको एक जगह मिल रही है, और उस फिग के ट्री को यहाँ से पॉलिनेशन का फायदा पहुंच रहा है। तो दोनों का एक तरीके से फायदा हुआ, और ऐसी प्रोसेस को आप आंख बंद करके कह सकते हैं ये प्रोसेस है म्यूचुअलिज्म की। तो ये प्रोसेस में जो आंसर मिला आपको म्यूचुअलिज्म मिलेगा बेटा। अगला सवाल देखें, 1900 में कोई 3 बायोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने मेंडल के काम को इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया, मेंडल के प्रिंसिपल्स को, उन तीनों के नाम क्या थे? तो भाई हुगो डी वेरी सही बात, कार्ल कोराइन सही बात, और वॉन टेशमार्क एकदम सही बात। तो अपना आंसर जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, ए। डी वेरीज, हुगो डी वेरी सही है, एवरी ने ये काम नहीं किया था, टेशमार्क ठीक था। एवरी, मैक्लियोड, मैकार्टे ने बायोकेमिकल एनालिसिस किया था अपने जेनेटिक वर्क का। बैटसन, पुनेट और ब्रिज ने तीनों ने मिलकर तो कोई काम कॉमन करा ही नहीं है, तो आंसर इस हिसाब से ए मिलेगा। फिर आपके पास में मोर देन 2 अलील अगर किसी जीन के लिए आ जाए, किसी एक जीन के लिए एक से ज्यादा अलील जो है वो काम करने लग जाए, जैसे कि कहां पर ये काम हो सकता है, ये काम आपको देखने को मिल जाएगा आपके ब्लड ग्रुप के अंदर बेटा। ब्लड ग्रुप के अंदर में कंट्रोल करने के लिए आपके पास सेम काम के लिए 3 अलग अलग जीन्स मिलेंगी, IA, IB और I नाम की। तो उस हिसाब से ये जो फिनोमिना होता है भाई ब्लड ग्रुप का, ये कहलाता है मल्टीपल एलीलिज्म, क्योंकि एक ही सेम काम को कराने के लिए प्रेजेंस है मोर देन 2 अलील की फॉर अ सिंगल जीन। एक जीन जो है वो अपनी प्रेजेंस जो है अलग से फॉर्म में दिखा रही है, 2 से ज्यादा अलील है, तो यहाँ पर 2 से ज्यादा अलील देखते हुए मिलेंगे आपको, ये इसका एग्जाम्पल है। सेम इसी तरह से आपके पास कोडोमिनेंस से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया भाई, जहां बोल रहा है कि कोडोमिनेंस का जो फिनोमिना है वो कब काम करता है। कोडोमिनेंस के अंदर जो अलील्स हैं वो टाइटली लिंक्ड होती हैं। अगर अलील बहुत ज्यादा टाइटली लिंक्ड होंगी बेटा तो सारी चीजें सेम दिखाई देंगी आपको, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट में अगर वो बहुत ज्यादा टाइटली लिंक्ड हैं तो लिंकेज का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा होगा, और उसकी वजह से कोडोमिनेंस तो नहीं आता। अलील्स दैट आर रिसेसिव टू ईच अदर, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट कोडोमिनेंस में काम नहीं करता। दोनों अलील इंडिपेंडेंट है, सही बात, और एक्सप्रेस होती हैं अपने हेटेरोजाइगोट फॉर्म के अंदर, ये एकदम सही बात है। कोडोमिनेंस के अंदर में वो अपनी इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशंस दिखाती है, पर तभी जब वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। वन अलील डोमिनेंट होती है दूसरी अलील पर, अरे अगर ये एक डोमिनेंट और दूसरी इंडिपेंडेंट होती या रिसेसिव होती तो आपके पास कोडोमिनेंस नहीं आता, आपके पास डोमिनेंसी का फिनोमेना आता। तो हमारा आंसर जो है वो बनना चाहिए बेटा सी। अगला सवाल है कि आपके पास में ओकेजनली एक सिंगल जीन, एक जीन है अकेली, एक जीन अकेली है, सिंगल जीन है, पर
वो एक्सप्रेस करती है कुछ ज्यादा इफेक्ट्स को, मोर देन वन इफेक्ट को वो शो करने लग जाए, तो ऐसी जीन को आप क्या बोलेंगे? ऐसी जीन का नाम मल्टीपल एलिलिज्म, मोसाइसिज्म या पॉलीजेनी नहीं होता, इसका मतलब होता है, इसका नाम होता है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी जैसे कि आपके पास स्टार्च का ग्रेन साइज, स्टार्च के ग्रेन का साइज के साथ साथ में उसका जो टेक्सचर है वो किस तरीके का है, वो रिंकल्ड है या फिर वो किस तरीके का आपके पास में स्मूथ बन रहा है, वो सारी यूनिट जो है वो एक सिंगल जीन ने ही अलग अलग काम कराया है। फिनाइलकेटोनुरिया एक सिंगल जीन पर लेकिन काम अलग अलग वो करा सकती है उसकी जीन, तो ऐसी कॉन्सेप्ट को, ऐसी यूनिट को आप प्लियोट्रॉपी कहते हैं। सेम इसी तरह आपके पास इस चैप्टर में जो भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस हैं या एक्सपेरिमेंट्स कराए गए हैं, उनमें से कहा गया एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्रोमोसोमल थ्योरी की, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की, आपका जो मेन वेरिफिकेशन का काम है वो किसने किया? तो सटन और बॉवेरी ने क्या किया? इन्होंने सिंपली मेंडल के काम को कंपेयर किया था, इन्होंने मेंडल के वर्क का कंपैरिजन किया। कंपैरिजन किया पर किससे? कंपैरिजन विद क्रोमोसोम, कि भाई क्रोमोसोम में क्या देखने को मिला और मेंडल ने जो बातें बताई उसमें क्या देखने को मिलता है, सिंपल। तो ये काम वेरिफिकेशन का इन्होंने तो नहीं किया। बैटसन और पुनेट ने कोई वेरिफिकेशन नहीं करी, जिसमें से पुनेट ने तो पहले ही एक पुनेट स्क्वायर नाम की चीज डेवलप कर चुके थे, पर कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई है यहाँ पे। कार्ल कॉरेंस ने यहाँ पर मेंडल के काम की, मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी तो करी है, ये बात सही है, पर लेकिन यहाँ कोई भी ऐसा काम नहीं है जहां पर उसकी वेरिफिकेशन की बात की जाए। लेकिन थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला का इस्तेमाल किया और इस ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंटली बताया कि हाँ जी, मेंडल की जो बातें थी वो क्रोमोसोमल थ्योरी के ऊपर भी सारी की सारी लगती हैं। तो ये बात यहां से इन्होंने प्रूव करी है, ना कि आपके पास बाकी कुछ दिए हुए साइंटिस्ट ने। जो ड्रोन है ऑफ हनीबीज, हनीबी का जो ड्रोन है, क्या वो डिप्लॉयड है? नहीं भाई, इनका मेन फीचर ही होता है कि इनकी बॉडी एन होती है, या इनकी बॉडी कैसी है भला? हैप्लॉयड है। और इसको बनाने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, जो आपके पास क्वीन है जो कि डिप्लॉयड है, यहां पर ये करेगी पार्थिनोजेनेसिस करके ये डायरेक्टली यहां से बनाएगा अनफर्टिलाइज्ड एग। रुको भाई रुको, ये क्या बना देगा यहां से, एक सेकेंड, ये बना देगा अनफर्टिलाइज्ड एग की प्लॉइडी आपके पास रहेगी एन, और पार्थिनोजेनेसिस से यही ऑर्गेनिज्म बनेगा एन और कहलाएगा ड्रोन, यानी कि मेल हनी बी। तो हम उस हिसाब से अगर आंसर्स को ढूंढें तो आपके पास डिप्लॉयड तो नहीं होते, दे आर डेवलप्ड बाय अनफर्टिलाइज्ड एग, एकदम सही बात है। ये गैमीट बनाते हैं मियोसिस के थ्रू, बिल्कुल गलत, क्योंकि अगर ड्रोन भी गैमीट बनाएगा मियोसिस से तो n/2 वाली चीज हो जाएगी, और n/2 जैसा कोई गैमीट एग्जिस्ट नहीं करता। दे डू नॉट हैव फादर, बिल्कुल सही है, बट हैव सन वाली बात बिल्कुल गलत है, इनका बेटा प्रोड्यूस नहीं हो सकता, ये बात गलत है। तो आंसर अपना करेक्ट मिला बी। फिर सवाल कहता है मेटिंग अगर रिलेटिव्स के बीच में है या फिर क्लोज रिलेटिव्स के बीच में है तो उसके लिए सिंबल क्या बनता है? लास्ट कुछ सवालों में, पिछले सालों में पूछा गया है भाई सवाल, तो ये तो सिंपली दिखाता भाई मेटिंग, ये दिखाता है मेटिंग, ये वाला सिंबल, जबकि ये सिंबल क्या दिखाता है? ये दिखाता है कॉन्सैंगिनस मेटिंग। और इसी वर्ड का मतलब क्या होता है कि कुछ क्लोज रिलेटिव्स के बीच में मेटिंग कराई गई है, और इसका आंसर इसीलिए बी बन जाता है भाई अपने पास में। तो मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स के लिए सिंबल लगेगा। वो जो डायमंड शेप बनाई गई है वो है सेक्स अनस्पेसिफाइड, आपको नहीं पता मेल है या फीमेल है। और जो नीचे वाली चीज है वहां पर क्या दिखाया गया है कि एक मेल और फीमेल, यानी कि मदर और फादर हैं, और उनकी एक प्रोजनी है, बच्चा है, पर बच्चा जो है वो डिजीज यहाँ पर पैदा हुआ है। तो ये जो सारे के सारे सिंबल्स हैं ये अगेन बुक के, ये बहुत ज्यादा पेडिग्री एनालिसिस आजकल नहीं पूछी जाती है। सिंपली आपके पास कलर ब्लाइंडनेस जो है वो कौन सा डिसऑर्डर है, तो एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर अपने पास में ये होता है, यानी कि ये सेक्स लिंकेज का पार्ट है, पर जो आपके पास क्रोमोसोम है उसके अंदर एक्स लिंकेज हो और वो भी रिसेसिव फॉर्म में हो। तो ये जो फॉर्म्स हैं आपको यहाँ से पेडिग्री एनालिसिस वाले क्वेश्चंस तो नहीं करने, पर मेंडल की जितनी भी डिसऑर्डर है बेटा, यहाँ पे जितने भी आपको दिए गए मेंडल के कुछ डिसऑर्डर, वो मेंडल के डिसऑर्डर के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं और उनका फंक्शनिंग अगर कहीं पे दिया गया तो वो आपको फिनिश करके रखना है। तो यस, हमने यार कुछ कोशिश करी है कि आपका जो है पुराने कुछ सालों के पेपर
हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लें, उनको हमने डिस्कस करने की कोशिश करी है आज की पूरे सेशन के अंदर में। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा, ठीक है। बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ऐसे तो, ठीक है, या कुछ और चीज़ की डिमांड है कि लास्ट मोमेंट पे मैम ये चीज़ और हो जाती तो मज़ा आ जाता। बट मेरी तो सलाह अभी फ़िलहाल यही रहेगी बेटा, आपको जितने भी दिन बचे हैं शिद्दत से यूज़ करो इन डेज़ को, और जितना ज़्यादा पॉसिबल है आप उतना रिवीजन करें। अब आप जब भी बैठें PYQs को सॉल्व करने के लिए, आप सीधा PYQ से कॉन्सेप्ट की तरफ जाएं, कॉन्सेप्ट की तरफ जाएं और फिर उसी पार्ट की NCERT को रीड कर लें यदि आप उसको भूल चुके हैं। तो मेन की इज रिवीजन, PYQs, और साथ में जितने हो सकें उतने मॉक टेस्ट ज़रूर दें। टेस्टिंग पर फोकस ज़्यादा होना चाहिए इस समय पर। अब जितना कर लिया है वो तुमने बेस्ट किया है, अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखो। पूरा 1 साल या जितने भी सालों से तुम लगे हुए हो यार, ठीक है, कभी हो सकता है एक टाइम रहा हो तुमने मेहनत करना छोड़ दिया या कम करी मेहनत, पर तुमने बहुत ओवरऑल अगर इफेक्टिवली तुम कैलकुलेट करो, तुम काफ़ी मेहनत करके आ चुके हो। कोई भी चीज़ तुम्हारे लिए नई नहीं है, तुमने उनको पढ़ रखा है, इट्स जस्ट कि तुम्हें उन चीज़ों को एक्टिवली रिकॉल करना है। तो अब जितना हो सकता है रिविजन PYQ का सॉल्व करना और मॉक टेस्ट पेपर लगाते रहो। टेंशन फ्री रहो यार, कुछ चीज़ें डेस्टिनी बेस्ड होती हैं, तुम बस अपना काम कर सकते हो, तो तुम अपने काम पर फोकस करो कि जितना एफिशिएंसी मैं दिखा सकता हूँ मैं दिखाऊंगा। अभी यहाँ वहाँ की चीज़ों को बिल्कुल छोड़कर ज़रूरत है कि आप अपने ब्लाइंडर्स को, जो घोड़े के ब्लाइंडर लगे होते हैं, उसको लगा लो और इधर उधर ना देख करके बस अपने काम पर फोकस करो। तो बस अपना काम करते जाएं, जितना ज़्यादा पॉसिबल है हार्ड वर्क करो, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी साथ साथ में करो, ये नहीं कि बस हार्ड वर्क करते जा रहे हैं आज के समय में। तो इस क्वेश्चंस को देख करके मैंने सीधा सीधा आंसर बताने की कोशिश नहीं करी है। कौन सा कॉन्सेप्ट वहाँ से आपको देखना है, उसी की NCERT आपको पूरी एक ग्रिप में अपने हाथ में रखनी है, ये भी साथ में कोशिश आप करेंगे। तो यार बिल्कुल हम चाहेंगे कि स्क्रीन के उस पार आप जल्दी से हमसे मिलें, आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम बेटा। हम ऐसे ही कुछ और सेशंस भी बिल्कुल कंडक्ट करेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको कोई ऐसी चीज़ों की नीड है, तो बिल्कुल जल्दी मिलेंगे। एंड मेरा मानना तो यार आपसे इन पर्सन मिल पाएँ, जब आपका सिलेक्शन हो उस समय पर जो खुशी होती है वो टीचर के लिए डबल हो जाती है। आपका सिलेक्शन हुआ है तो खुशी है ही, पर लेकिन आपने मतलब आपकी इस जर्नी में हम कुछ भी छोटा मोटा रोल प्ले कर पाए तो उससे ज़्यादा बेहतरीन कुछ हमारे लिए नहीं होता है। तो येस, वी विल ट्राई टू मीट अगेन, और येस इन पर्सन भी मिलेंगे यार, अगर आप सिलेक्शन लेकर के जाते हैं तो हमें बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो अभी इस सेशन को एंड करते हैं और ऐसी और भी कुछ सेशन या चीज़ें लेकर के आते रहेंगे आपके लिए। टेक केयर एंड बाय बाय। सो बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।